मस्त स्वस्थ अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पाए। साथियों देखिए अपन आज पढ़ने वाले हैं, आपने देखा होगा एक नाम दिखा आपको जिसकी शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बोलूं तो आईएएसई। क्या है आईएएसई? अब ये आईएएसई क्या है और नाम से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे याद नहीं होने वाला सा टॉपिक है, लेकिन ये निश्चित देखिए अगर अपन इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते क्लास के बाद में आप ये कहोगे कि बिल्कुल इन चीजों के अंदर भी एक ऐसी तारतम्यता अपन बना दें कि अपने को ये चीजें आसानी से याद हो जाए और बड़ी शानदार ढंग से बड़ी आराम से। कोई ऐसा लफड़ा है नहीं। आईएएसई की फुल फॉर्म क्या है? पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा, है ना? यानी इसमें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। पहले जैसे इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है। दूसरी बात है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी नहीं है, स्टडीज है। एंड एजुकेशनल नहीं है, एजुकेशन है। बस ये थोड़ा सा ध्यान। और जब भी स्कूल मैनेजमेंट के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों में फुल फॉर्म पूछी जाती है तो एग्जामिनर यहीं पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। जैसे इंस्टीट्यूट दे देगा, ये लगा देगा, यहाँ एडवांस तो आ जाएगा, स्टडी दे देगा, यहाँ पे एजुकेशनल दे देगा, यहाँ इन नहीं लगाएगा, यहाँ ऑफ की जगह और कर देगा। तो आपको याद रखना है आईएएसई। आईएएसई क्या है? तो आप कहोगे ये एक उच्च शिक्षण संस्थान है। अब सुनिए, अब बात करते हैं अपन 1986 में क्या किया गया। भाई आईएएसई क्यों खोले गए, इसके पीछे अगर मैं कहानी जानना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ तो आप जानते हैं 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1986 में क्या हुआ? आपको 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात के ऊपर जोर दिया गया। कौन सी बात के ऊपर जोर दिया गया? इसमें कहा गया कि अच्छे शिक्षक चाहिए, यानी याद रखें आप, अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता पर जोर दिया। अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता पर जोर दिया। अब चलो ठीक बात है, अपन कहेंगे अच्छे शिक्षक होने चाहिए, सही बात है। लेकिन फिर एक प्रश्न आए कि सर ये बताओ कि अच्छे शिक्षक तो होने चाहिए, लेकिन ये अच्छे शिक्षक आएंगे कहां से अपने पास? तो आपने कह दिया, मैंने मान लिया, अच्छे शिक्षक आएंगे कहां से? ये प्रश्न आ जाए, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? तो इसका जब जवाब हो गया, एक मिनट देखिए, इसका जब जवाब हो गया तो क्या हुआ? इसका जवाब हो गया तो एक बात समझ में आई, क्या आई? बात ये समझ में आई कि अपने को ऐसे शिक्षक तैयार करने हैं जो शिक्षक शिक्षा की तमाम कमियों को सुधार करके और शिक्षक स्तर को आगे ले जाए, तभी तो शिक्षा आगे बढ़ेगी ना। हुमायूं कबीर ने कहा था कि शिक्षक का अच्छा होना जरूरी है। अगर शिक्षक अच्छा होगा तो अगर शैक्षिक ढांचा कहीं कमजोर भी है तो उस कमजोर शैक्षिक ढांचे के तमाम जो दोष है वो अच्छा शिक्षक ढक देगा। अगर शिक्षक अच्छा नहीं हुआ तो भले मर्जी आप ढांचे कितने अच्छे खड़े कर लो, कोई। अब आएंगे कहां से, कैसे आएंगे? इसके लिए कहा कि शिक्षक का प्रशिक्षण और गुणवत्ता में सुधार किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण व गुणवत्ता में सुधार किया, यानी शिक्षक प्रशिक्षण और जो गुणवत्ता है उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। अब कुल मिलाकर मैं बात करूं तो यहां मुद्दा ये था कि शिक्षक शिक्षा पे ध्यान दो। अगर शिक्षक अच्छा होगा तो अपने आप ही अच्छी एजुकेशन देगा, और शिक्षक अगर अच्छा नहीं उपलब्ध करवा पाओगे तो एजुकेशन अपने आप ही अच्छी उपलब्ध नहीं हो पाएगी, या अच्छी गुणवत्ता की एजुकेशन आप नहीं देगा। तो क्या करें? तो प्रशिक्षण संस्थान खोलो, और इसके लिए काम भी चलता। अगर मैं बात करूं शिक्षक प्रशिक्षण, सीधा सा मैंने कहा कि प्राथमिक स्तर, फिर मैंने कहा कि माध्यमिक स्तर। प्राथमिक स्तर के ऊपर अगर अपन देखते हैं तो आप पाते हैं कि राइट काम करता, बीएसपीसी वगैरह का पूरा मतलब प्लान यहीं पे समझा। और अगर मैं माध्यमिक स्तर की बात करूं तो आप देखेंगे आईए ऐसे काम कर रहा है उच्च स्तर पे, इससे नीचे आते हैं तो सीटीई काम कर रहा है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। उसके बाद में बात करें तो टीटीई काम कर रहा है, टीचर्स ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है वो आपके पास। अब आप कहेंगे चलो ठीक है सर ये तीन हो गए, आईएएससी हो गया, सीटीई हो गया, टीटीई हो गया। अब मुद्दा ये बनता है, एक मिनट थोड़ी सी यहाँ पे टीटीई नहीं, सॉरी टीटीसी, प्रदीप की निगाह होगा आपको कट रहा होगा, टीचर्स का। अब आप कहेंगे चलो ठीक है, प्राथमिक स्तर पे ये काम कर रहा है, माध्यमिक स्तर पे ये काम कर रहा है। आईएएससी के बारे में नोट लगा के एक बात लिखिएगा, शिक्षक प्रशिक्षण में सर्वोच्च संस्था आईएएसई है। यानी जो शिक्षक प्रशिक्षण है उसमें जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? आईएएसई है, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करें, और क्या प्रश्न बन सकता है अपना, एक बार इसको लिखिएगा। अब जैसे आप आगे चलेंगे तो आप ये कहेंगे सर आईएएसई जो है ये है, आईएएसई दो अपने राजस्थान, एक बीकानेर में, एक कथन लिखिएगा, बड़ा अच्छा कथन आ भी सकता है। बिना अच्छे शिक्षक के, बिना अच्छे शिक्षक के अच्छी शिक्षा प्रणाली भी असफल हो जाती है, असफल हो जाती है। जबकि अच्छे शिक्षकों से शिक्षा प्रणाली के अधिकांश दोष ढक जाते, दोष ढक या ढके जा सकते। अब आपको ये कहा किसने दावे में बात कर रहा था? हुमायूं कबीर ने। हुमायूं। अब बात आती है कि राजस्थान में आईएएसई कितने, तो आपका उत्तर क्या बनना चाहिए?
राजस्थान में जो आईएएस हैं ये दो हैं। दोनों कहां कहां से? एक आईएएस कहां पे चल रहा है तो आपका उत्तर बनेगा अजमेर में और एक बीकानेर में, यानी दो आईएएस चल। एक नंबर पे आप बात करेंगे, मैं लिख देता हूं बीकानेर, और दूसरा आईएएस कहां चल रहा है तो आपका उत्तर आएगा अजमेर। दो आईएएस चल रहे हैं, एक कहां पे चल रहा है बीकानेर में और एक कहां पे चल रहा है अजमेर। सीधा सा क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, राजस्थान में कितने आईएएस हैं तो आपका उत्तर आएगा दो। अब ये दो आईएएस तो कौन कौन से हैं, कौन सा कब बना, कौन से अधिकार क्षेत्र में क्या था, कौन सा करता क्या है ना? ये क्वेश्चन यार बिना अच्छे शिक्षक के अच्छी शिक्षा प्रणाली भी असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों से शिक्षा प्रणाली के अधिकांश दोस्त के जा सकते। अब देखिएगा, अब आगे प्रश्न, प्रश्न बनेगा सॉरी अरे भाई बोल भी जा, नहीं गले में थोड़ी सी समस्या चल रही है। मैं बात कर रहा था एक नंबर पेपर, अचानक से वो दूध नहीं हटता क्या, लाइट चले जाती है झपकी मारती वो होता है। तो मैं बात कर रहा था अपने आईएएस बीकानेर को लेकर के बातचीत करते पहले। आईएएस बीकानेर यानी आप कह सकते हैं इसके बारे में, यानी राजकीय उच्च अध्ययन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। एक कहां पे है बीकानेर में और एक कहां पे है, तो बीकानेर वाले से क्या प्रश्न बनेगा, राजस्थान का प्रथम आईएएस। अब आप कहोगे सर इसकी स्थापना जो है वो कब हुई, राजस्थान का पहला आईएएस है। अगर इसकी स्थापना की बात करें अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1940 के अंदर इसकी स्थापना, तो लिखिएगा स्थापना 1940। एक बार खिड़कियां बंद करा देंगे ना, थोड़ी आवाज आती है। स्थापना 1940 में की बात। अब यहां प्रश्न बना कि स्थापना 1940 में मूल रूप से हुई थी, लेकिन आईएएस 1940 में नहीं बना था, ये तो लिखिएगा शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देने के। इसके बाद में क्या होता है कि 1956 में इसको बीएड स्तर के प्रशिक्षण के लिए क्रमोन्नत कर दिया जाता है, तो लिखना 1956 ईस्वी में बीएड स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण के लिए क्रमोन्नत। 1956 में चलो ये हो गया कि बीएड स्तर के जो शिक्षक प्रशिक्षण होंगे इसके लिए क्रमोन्नत कर दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1970 और 1970 ईस्वी में एमएड स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए क्रमोन्नत कर दिया। आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये रोट लगा के बात करते हैं। एमएड का मतलब इसको कई बार क्या है कि जैसे लैंग्वेज बदल के लिखते हैं स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, इस व्यक्ति को अंदर वाले को बंद कर, ठीक बात है। उसके बाद में चलते चलते क्या हुआ, उसके बाद चलते चलते कुछ नहीं हुआ, मुलाकात होगी किससे, आईएएस। और आप कहोगे सितंबर 1988 में, याद कर लेना सितंबर 1988 में आईएएसई के रूप में मान्यता मिल जाती है। यही से आपका प्रश्न बन गया कि राजस्थान का पहला आईएएस बनता था, आप कहेंगे बीकानेर। तो सितंबर 1988 में आईएएसई के रूप में मान, यानी ये स्थापना इसकी मौलिक रूप से हो गई थी 1940 में, लेकिन 1940 में ये आईएएसई नहीं था, ये उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान नहीं था। 1940 में तो केवल टीचर एजुकेशन के लिए किया गया, 1956 में चल के इसको बीएड स्तर के लिए, 1956 के बाद में बात करते हैं 1970 में एमएड स्तर के लिए कर दिया, लेकिन बात आ रही है 1988 में इसको क्या किया गया, आईएएसई के रूप में मान्यता। अब 1994 में एक बात तो लिख लो, ईस्वी में ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों में जो सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण, ग्रीष्मकालीन सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्या रहेगा, यानी 1994 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाता है। तो आप कहेंगे इस सितंबर 1988 में आईएएसई के रूप में मान्यता मिली, 1994 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शुरू हो गया, ठीक बात चलेगा। एक बार अब बात बनती है कि आईएएसई बीकानेर करेगा क्या, भाई इसका काम क्या है, तो करने की जब बात आती है तो आप कहेंगे ये प्रशिक्षण देने का काम, तो लिखिएगा पहले नंबर पे आईएएसई बीकानेर का आदर्श वाक्य या विद्याया विमुक्ति। अब प्रश्न बनेगा इसका कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य क्षेत्र के लिए आपको क्या करना है, सीधा सा मैं एक राजस्थान का मानचित्र बना देता हूं और इस मानचित्र को आपको याद करना है, ये अपना रास्ता। और राजस्थान में आप एक बात तो बड़ी बात ही जानते हैं, यहां पे आता है जयपुर संभाग,
पे आता है बीकानेर संभाग, और यहां पे आता है जोधपुर। जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? आपको 6 जिले। यहां पे कितने जिले आ गए? 4 जिले। यहां पे कितने जिले आ गए सर? 5 जिले। 6 4 10 5 कितने हो गए? 15 प्लस में 1 जिला ना, कुल मिला के कितने जिले होंगे? तो यानी आईएससी जो बीकानेर है इसके कार्य क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए कि जिले कितने हैं, आपका उत्तर बनेगा 16। बोलो कितने जिले? 16 जिलों में अगर बात करें कौन कौन से जिले हैं, तो सीधा सीधा सा क्या आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा, श्री गंगा नगर आ जाएगा। इसके बाद में बात कर रहे हैं तो जयपुर आ जाएगा, अलवर, दौसा, सीकर और इसके बाद में बात करेंगे तो जोधपुर आ जाएगा। जोधपुर के अलावा बात करें तो जैसलमेर भी आएगा। जैसलमेर की बात करें तो बाड़मेर भी आएगा। बाड़मेर की बात करेंगे तो जालौर भी आएगा, सिरोही भी आएगा, पाली और नागौर। यानी ये जिले आएंगे जहां पर क्या होगा? जहां पर आईएएससी बीकानेर का ये पूरा का पूरा कार्य क्षेत्र होगा। अब आपको कार्य क्षेत्र तो है, लेकिन कार्य क्षेत्र में करेगा क्या? अभी बता। 4 जिले 4 5 9 हो गए, 9 6 15 हो गए, रिक्त होगा। यानी 3 संभाग होगी, जिला 16। आगे बात समझना। अब इसके बाद में आप कहेंगे करेगा क्या, तो ध्यान दें। आईएएससी बीकानेर द्वारा प्रशिक्षण, यानी आईएएससी जो बीकानेर है किस किस को प्रशिक्षण देने का काम है। नंबर 1 बात तो आप लिख सकते हैं, सर प्रशिक्षण देगा किसे? वरिष्ठ अध्यापक। अब ये वरिष्ठ अध्यापकों को जो प्रशिक्षण देगा, ये प्रशिक्षण केवल और केवल केवल बीकानेर जिले, केवल बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापक। चलो बात ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे ये व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देगा। प्रधानाध्यापक जो माध्यमिक शिक्षा में तो ये पद ही समाप्त कर दिया, वर्तमान में तो पद नहीं है, प्रधानाचार्य को प्रशिक्षण। इसमें किसको प्रशिक्षण देगा? यहां पे आप कह सकते हैं ये कार्य क्षेत्र के सभी, क्योंकि ये उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है ना। अब यहां पे आप कहोगे सर ये कैसा प्रशिक्षण है, तो आप कह सकते हैं ये जो प्रशिक्षण है ये सेवारत प्रशिक्षण, यानी सेवा में रहते हुए जो प्रशिक्षण है ये। अन्य कार्य क्या करेगा? अन्य कार्य में आप कह सकते हैं कोटा ओपन के केंद्र के रूप में, जैसे बीएड केंद्र व एमएड। इसके बाद में आप कहीं और क्या काम करता है? और तो ये जो भी और प्रशिक्षण होता है वो करवाने का काम करता है। ये बात वाली बात याद करना, वरिष्ठ अध्यापकों में केवल बीकानेर जिले के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं इनका प्रशिक्षण होगा। आगे व्याख्याता है, प्रधानाध्यापक है, प्रधानाचार्य, इनका प्रशिक्षण जो कार्य क्षेत्र के तमाम 16 जिले हैं उनका, ठीक है। और ये सेवारत जो प्रशिक्षण है बीकानेर निदेशालय के कार्यक्रम के अनुसार, बीकानेर निदेशालय के कार्यक्रम के अनुसार, ये बीकानेर निदेशालय का जो कार्यक्रम होगा इसके अनुसार प्रशिक्षण, ठीक है। चलें आगे लिखिएगा। नेक्स्ट, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कहां पे है? एक तो बीकानेर, तो दूसरा कहां पे होगा? यानी आप कोई आईएएससी कौन सा? अजमेर, यानी आईएएसई कहां का? अजमेर। क्वेश्चन बनेगा इसकी स्थापना कब हुई, क्या उत्तर निकालोगे? स्थापना होती है उसकी 1940 में हुई थी, इसकी 1941 में मूल रूप से। अभी इसको आईएएससी के रूप में मान्यता नहीं मिली। उसके बाद 1957 ईस्वी में बीएड स्तर के लिए कर्म होना। उसके बाद तो 1988 ईस्वी में एमएड स्तर के लिए कर्म होना। उसके बाद क्या हुआ? नॉट लगा के वेरी वेरी स्पेशल 1989 में आईएएससी के रूप में मान्य। अब आपको इसका आदर्श वाक्य क्या है? आईएएससी अजमेर का आदर्श वाक्य क्या होगा? इसका आदर्श वाक्य होगा वांगम में तप उच्चयते। आदर्श वाक्य क्या है? वांगम में तप उच्चयते। आईएएससी अजमेर स्थापना 41 में, 57 में बीएड स्तर, 88 में एमएड स्तर और 89 में जाकर के आईएएससी के रूप में मान्यता। आदर्श वाक्य क्या है? वांगम में तप उच्चयते। अब फिर आपको ये इसका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? तो लिखो आईएएससी
अजमेर का कार्य क्षेत्र और कितने जिलों में? 17। अब आपको ये 17 जिले कौन से हैं सर, मैं बता। सबको को बन तो फिर सर कौन कौन से हैं मैं बता। एक नंबर में बात करोगे आप उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। एक बात करोगे तो कोटा संभाग। एक बात करोगे तो भरतपुर संभाग। एक बात करोगे तो अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में जो नागौर जिला है वो इसमें नहीं है। अब बताओ कौन कौन से जिले इसमें? 17 जिले। 17 जिलों में अगर बात करेंगे अपन तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं इधर से। इसमें भरतपुर आएगा, बिल्कुल आएगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उसके बाद में बात करते हैं तो कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। 4 जिले ये हो गए। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। इसके बाद में चलो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ ये हो गए। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। कुल मिला के कितने जिले? 17। इन 17 जिलों में जो भी प्रशिक्षण होंगे अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से। एक तो केवल अजमेर जिले के वरिष्ठ अध्यापक, कई जगह अजमेर, धौलपुर, करौली लिख रखा है, गलत है। केवल अजमेर जिले के वरिष्ठ अध्यापक, ठीक है। तो लिखिए इसमें लिखना प्रशिक्षण IASE अजमेर द्वारा प्रशिक्षण। यानी IASE अजमेर किस किस को प्रशिक्षण देगा? नंबर 1 पे आप बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक, केवल अजमेर, यानी अजमेर जिले के जो वरिष्ठ अध्यापक होंगे केवल। इसके अलावा व्याख्याता, व्याख्याता के अलावा वही बात प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा वाले हैं क्योंकि मिडिल स्कूल में भी प्रधानाध्यापक तो होते ही प्रधान। इसमें कार्य क्षेत्र के सभी। अब आपके मन में एक बात तो आ रही होगी कि सर बाकी वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण कौन करवाता है? बीकानेर व अजमेर के वरिष्ठ अध्यापकों के, बीकानेर व अजमेर के वरिष्ठ अध्यापकों के अलावा शेष वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण CTE द्वारा करवाया जाता है। और राजस्थान में 8 CTE है, ठीक है। कितने? 8। नोट लगा के बात बोल लेते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं नोट लगा के। राजस्थान में 8 CTE है। राजस्थान में कितने CTE? 8। याद रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए तक आपकी बाकी होता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए। IASE को लेकर के बातचीत कर रहे थे, यानी राजकीय उच्च अध्ययन जो शिक्षण संस्थान है उनको लेकर के अपनी बातें चल रही थी, अपन उनको लेकर के पढ़ रहे थे। IASE राजस्थान में है कितने? 2 है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं तो एक शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में अगर सबसे ऊंचा संस्थान कोई है जो शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करता है तो आप कहें IASE। हालांकि डाइट भी काम करता है, लेकिन डाइट करता है प्रारंभिक शिक्षकों के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के जो शिक्षकों के लिए, और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए कौन करता है? तो आपका उत्तर आएगा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए ये प्रशिक्षण आयोजित करता है आपका कौन? तो आप कहें IASE। अब ये देखा कि IASE 1986 की शिक्षा नीति की बात की बात थी, क्योंकि हुमायूं कबीर ने कहा था कि अच्छे शिक्षक होंगे तो ही आप अच्छी शिक्षा प्रणाली को विस्तृत कर पाएंगे। भले मध्य शिक्षा प्रणाली कितनी भी अच्छी है, अगर शिक्षक अच्छे नहीं होंगे तो आप इनको अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये तो रही बात की। अब हम बात करते हैं कि IASE जो है इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में रहता है? तो आप जानते हैं जो अपना बीकानेर केंद्र निदेशालय है उसके अंदर इसका प्रशासनिक नियंत्रण। तो लिखिएगा IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण, यानी जो IASE है इसके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण किसका रहता है? तो ये आप कह सकते हैं प्रशासनिक जो नियंत्रण होगा ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके ऊपर अकादमिक नियंत्रण किसका होगा तो जो कॉलेज शिक्षा निदेशालय उसका, तो सेकंड नंबर पे बात बनेगी IASE पर अकादमिक नियंत्रण। ये तो हो गया प्रशासन के दृष्टिकोण से, और ये हो गया एकेडमिक अकादमिक नियंत्रण। तो आपका उत्तर बनेगा कॉलेज शिक्षा निदेशालय। अकादमिक जो नियंत्रण होगा कॉलेज शिक्षा निदेशालय। और एक बात को लिखना नोट लगा के, IASE में शैक्षिक गतिविधियों का संचालन, शैक्षिक गतिविधियों का संचालन NCTE की गाइडलाइन के अनुसार होता है। यानी गाइडलाइन किसकी काम आएगी? NCTE की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारा का सारा काम होता है जो भी शिक्षक शिक्षा का होता है। तो NCTE की गाइडलाइन के अनुसार क्या होगा? शिक्षक गतिविधियों का संचालन। 2 बातें याद रखनी है, कॉलेज शिक्षा निदेशालय का अकादमिक नियंत्रण होगा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण। अब एक बात और आपको बता दूं, यहां आपको याद रखना है कि अगर इसके संगठनात्मक
ढांचे को लेकर के अपन बातचीत करें कि आईएएससी का संगठनात्मक ढांचा के साथ, यानी इसमें कौन कौन से पद होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, आइए इनको अपन जानने की कोशिश करते हैं। नंबर एक बात, सबसे पहले तो कौन होगा, एक प्राचार्य होगा, सीधी सी बात है। एक तो होता है प्राचार्य, और ये जो प्राचार्य होता है, ये जो संयुक्त निदेशक होता है, आज हमारे विद्यालय में जड़ी साहब आए, संयुक्त निदेशक, एक मिनट कैमरा गिर रहा है, थोड़ा सा कैमरा इसको सही करता है। यानी मैं बात कर रहा था प्राचार्य, और आईएएससी का जो प्राचार्य होगा ये किसके समकक्ष होगा, तो आप कह सकते हैं संयुक्त निदेशक। यानी थर्ड ग्रेड टीचर है वो डीओ के अंडर में रहता है, और बात करते हैं सेकंड ग्रेड टीचर, ये संयुक्त निदेशक के अंडर में रहता है, संभाग होते हैं ना, शिक्षक संभाग, और फर्स्ट ग्रेड टीचर डायरेक्ट निदेशक के अंडर में रहता है, तो संयुक्त निदेशक साहब आज ही हमारे विद्यालय में आते हैं। तो ये चीजें आपके लिए नए नाम हो सकता है, लेकिन जब अपन विभाग में आएंगे तो अपने को सारी चीजें इजी लगेंगी। अब तो आपको नाम लग रहा है क्या ये संयुक्त निदेशक होता होगा, ये संयुक्त निदेशक, ये जो शैक्षिक संभाग है अपने उनके अंदर बैठने का काम करते हैं, फिलहाल 9 शिक्षक संभाग। अब बात आती है कि प्राचार्य, प्राचार्य के नीचे क्या होगा, उपप्राचार्य होगा, सेकंड पोस्ट, और उपप्राचार्य की सीट पे जो बंदा बैठेगा वो उप निदेशक के समकक्ष, उप निदेशक के समकक्ष। इसके बाद में यहाँ एक पद होता है जिसको कहते हैं प्रोफेसर, यानी जो जिला शिक्षा अधिकारी है उस लेवल का पद है, तो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष पद होगा, जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष। इसके बाद में बात करते हैं होता है रीडर, प्रिंसिपल के समकक्ष, यानी स्कूल का तो प्रिंसिपल और आईएएससी का रीडर एक ही बात, तो आप कह सकते हैं रीडर, रीडर है प्रधानाचार्य के समकक्ष, प्रधानाचार्य के समकक्ष। इसके बाद में यहाँ पे व्याख्याता होता है जो स्कूल व्याख्याता के समकक्ष होता है, व्याख्याता, इसमें लिखो स्कूल व्याख्याता के समकक्ष। एक होता है अनुदेशक अधिकारी, अनुदेशक अधिकारी, और ये जो अनुदेशक अधिकारी होता है ये भी स्कूल व्याख्याता के साथ, यानी आप कहेंगे यहाँ पे अगर संगठनात्मक ढांचे की बात करें, एक यहाँ प्राचार्य होता है, प्राचार्य के बाद आप बात करेंगे उपप्राचार्य होता है, उपप्राचार्य के बाद बात करेंगे आप एक प्रोफेसर होता है जो डीओ के समकक्ष होता है, प्रोफेसर के बाद बात करेंगे एक रीडर होता है जो प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है, रीडर के बाद बात करेंगे तो व्याख्याता होता है जो स्कूल व्याख्याता के समकक्ष होता है, और एक अनुदेशक अधिकारी होता है ये भी आपका स्कूल व्याख्याता के समकक्ष होता है। ये सीढ़ी वाइज अधिकारियों के नाम आपको याद, सबसे पहले कौन होगा, प्राचार्य होगा, प्राचार्य के बाद में कौन होगा, उपप्राचार्य, उसके बाद प्रोफेसर, प्रोफेसर के बाद रीडर, रीडर के बाद व्याख्याता, और व्याख्याता के बाद अनुदेशक अधिकारी, ये इसका संगठनात्मक ढांचा है। नमस्ते सर, भागरा से बिल्कुल सुमन जी आपका नमस्ते, ठीक है, राम राम, सभी को राम राम, जितने भी साथी देख पा रहे हैं, पूनम है, लक्ष्मी है, सुमन है, राजेंद्र है, महेश, सभी का नमस्कार स्वीकार एक साथ ही, तो नाराज मत हुआ करो अगर नमस्कार का जवाब नहीं देता ना, क्योंकि क्लास के अंदर कमेंट पे ध्यान चले जाने। अब बात आती है, चलो ठीक बात, अनुदेशक अधिकारी संगठनात्मक ढांचा हो गया। अब एक बात लिखना, आईएएससी के 7 अकादमिक विभाग व एक प्रशासनिक विभाग, अकादमिक विभाग कितने 7, प्रशासनिक विभाग कितने 1। अब आपको अकादमिक विभाग जो 7 है ये कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन जिक्र करना है। एक नंबर पे अकादमिक जो विभाग है वो है शैक्षिक आधार प्रभाग या विभाग, शैक्षिक आधार, नाम से तो ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना का आधार देता हुआ है, नाम से लग नहीं रहा भाई साहब आधार देता भी, आधार देता इसका मतलब, यानी ये वाला जो विभाग है आईएएससी का, ये अकादमिक विभागों का अपन जिक्र कर रहे हैं, ये क्या करेगा, बीएड कार्यक्रम, एमएड कार्यक्रम ये संचालित करवाने का काम है ये, ठीक है, तो आप कह सकते हैं शैक्षिक आधार प्रभाग लिखिएगा, सेवा पूर्व प्रशिक्षण आयु, यानी सेवा से पहले, जैसे बीएड, जैसे एम, इसके बाद प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन, प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन, ये भी कौन सा डिपार्टमेंट करता है, तो आपका उत्तर बनेगा ये शैक्षिक आधार विभाग करता है। आप याद रखेंगे शैक्षिक आधार विभाग 2 काम कर रहे हैं, सेवा पूर्व प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं, बीएड में, और नंबर 2 पे अगर बात करें तो आपका प्रतिदिन की गतिविधियों का जो संचालन है वो भी ये डिपार्टमेंट चलिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे और दूसरे नंबर पे लिखो प्राथमिक शिक्षा विभाग, दूसरे नंबर पे लिखिएगा प्राथमिक शिक्षा विभाग। प्राथमिक शिक्षा विभाग क्या करेगा, आप कहेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, कोई ना कोई क्या करना, चलो देखते हैं, इसमें लिखिएगा डाइट के जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं, डाइट के शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, यानी जो डाइट के अंदर शिक्षक प्रशिक्षक हैं, जो शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं उनका क्या करना, उनका प्रशिक्षण करवाने का काम ये करना, ठीक बात, यानी डाइट के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम अगर कोई करवाता है तो कौन करवाता है, आपका उत्तर बनेगा डाइट के जो शिक्षक होंगे इन शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम है, ये प्राथमिक शिक्षा विभाग करवाएगा। इसके बाद वो क्या होगा सर, बोलिए प्रारंभिक शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में अनुसंधान प्रयोग एवं परियोजनाएं, इसके बाद में शिक्षक संदर्शिका, शिक्षक है संदर्शिका, इसके बाद में प्रारंभिक शिक्षक संदर्शिका, इसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा का
प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, सार्वजनिकरण। ये सारे के सारे काम कौन करेगा? आपका उत्तर आएगा ये सारे के सारे काम प्राथमिक शिक्षा विभाग करेगा। प्राथमिक शिक्षा विभाग बोले तो आईएएससी का, आईएएससी में कितने 7 अकादमिक विभाग हैं और एक प्रशासनिक विभाग। क्या रहेगा इतना? रहेगा सर नहीं रहेगा। आगे आप तीसरा लिखिएगा सेवारत शिक्षा एवं प्रसार लिखिएगा। सेवारत शिक्षा, शिक्षा एवं प्रसार विभाग। अब ये क्या काम करेगा? इसका एक ही काम है कि जो शिक्षक शिक्षा है इसको कैसे अच्छा बनाया जाए, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो लिखिए सभी विभागों से समन्वय करके, सभी विभागों के साथ समन्वय करके करके नवाचारी प्रशिक्षण, नवाचारी प्रशिक्षण, नवाचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, प्रशिक्षण के नए क्षेत्रों की तलाश करना। नंबर दो ये भी, नंबर दो क्या है? प्रशिक्षण के नए क्षेत्रों की तलाश करना। नंबर दो पे लिखिएगा प्रशिक्षण के नवीन क्षेत्रों की तलाश। भाई और कहां कहां अपन प्रशिक्षण है वो कर सकते हैं। उसके बाद में जो प्रशिक्षण लेने आते हैं, इन प्रशिक्षण लेने वालों की उपस्थिति सुनिश्चित करना और उनका रिकॉर्ड संधारित करना। कनेक्ट देखिएगा प्रशिक्षणार्थियों की, यानी प्रशिक्षण लेने वालों की उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा रिकॉर्ड संधारित करना। यानी जो प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति हैं इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और इनका जो रिकॉर्ड है वो संधारित करना। ये काम ये करे। और सेवारत शिक्षकों के काम है सारे के सारे, है ना? तो सेवारत शिक्षक शिक्षा उपसार, इसके बारे में नंबर 4 पे आप लिख सकते हैं। एक नंबर पे कौन सा प्रभाग देखा आपने? एक नंबर पे है शैक्षिक आधार, दूसरे नंबर पे प्राथमिक शिक्षा, तीसरे नंबर पे सेवारत, चौथे नंबर पे शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। शैक्षिक है, शैक्षिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी ध्यान से भाई। इसमें नाम प्रौद्योगिकी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रौद्योगिकी जैसा होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा देखो, आप लिख सकते हैं कि ये एक काम तो ये करेगा कि कंप्यूटर शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। पहला काम कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित करना। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कम लागत के ऊपर रोचक और अच्छी शिक्षण साहित्य सामग्री का निर्माण करना। तो लिखिएगा कम लागत पर, कम लागत पर रोचक व उपयोगी, रोचक व उपयोगी शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक, शिक्षण सहायक सामग्री। ये तो जानते होंगे क्या होती है तैयार करवा। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तो आप पढ़ा रहे हैं, आप पृथ्वी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी गति करती है तो आपके पास ग्लोब होना चाहिए। आप दर्शाना चाह रहे हैं कि भारत में कहां-कहां कौन सी मिट्टी, तो आपके पास वर्तमान चित्र होना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री बच्चे को चरण समझ में। जैसे मैंने अभी नदी वाला वीडियो डाला था ना, शिक्षण सहायक सामग्री प्राकृतिक। चलिए इसके बाद में आप कहेंगे पांचवा भाग कौन सा? योजना प्रभाग। लिखिएगा नेक्स्ट 5 नंबर लगा के योजना प्रभाग, ये विभाग। इसका काम होता है प्लानिंग का, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें लिखेंगे आप, इसमें आप शिक्षा संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं को शैक्षिक नियोजन में नीतिगत राय प्रदान, यानी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं इनको शैक्षिक नियोजन के अंदर क्या करना, तो आपको भी नीतिगत राय प्रदान करना। ये चलो इसके बाद छठा कौन सा? शोध विभाग। शोध है तो कोई ना कोई शोध ही करवाएगा और तो क्या ही करेगा ये, बिल्कुल। तो लिखा नेक्स्ट माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की संस्था प्रधान हेतु शिविर का आयोजन। अब आयोजन होगा तो फिर क्या होगा? वहां पे चर्चा परिचर्चा होगी, किस लेवल पर आकर के बच्चा क्या कठिनाइयां महसूस करता है, आपके सामने क्या दिक्कतें आती हैं और इन दिक्कतों के कारण क्या है, इन दिक्कतों के उपाय क्या है, उनके ऊपर एक डिस्कस चलता है। और डिस्कस चलेगा तभी तो अच्छा विचार निकल के आएगा, और विचार निकल के आएगा तो सारा क्रियात्मक अनुसंधान यहाँ पे होता है। तो का मतलब खुद ही होगा, क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य होगा। नेक्स्ट स्लाइड, क्रियात्मक अनुसंधान कार्य और शिविर कार्य। उसके बाद विद्यालय के शैक्षिक समस्याओं
समस्याओं के साथ में कारक, उसके बाद उपाय को सुनिश्चित करना, इन सबको सुनिश्चित कर, सुनिश्चित कर, और उसके बाद में शोध कार्य, शोध कार्य करवाना, जो भी कर्मचारी अपने अंडर में उनसे, ये शोध विभाग करेगा, 6 विभाग हो गए। अब 7वां विभाग कौन सा है? विशिष्ट शिक्षा विभाग, तो 7 नंबर लगा दिया, विशिष्ट शिक्षा विभाग। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी विशिष्ट शिक्षा विभाग का मतलब? अब विशेष शिक्षा कौन सी है? जैसे बात करें तो पर्यावरण शिक्षा, ये विशेष। जैसे 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसे व्यावसायिक शिक्षा, इसको लेकर के कार्य करना। इसके बाद में जैसे जनसंख्या शिक्षा है, बताओ जनसंख्या दिवस कब मनाया? ये तो बता ही देना चाहिए आज आप। जनसंख्या शिक्षा 11 जुलाई। इसके बाद में मूल्य शिक्षा, बोले तो नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य शिक्षा। इसके बाद में मूल्यांकन प्रणाली में सुधार और विकास, इसका काम भी ये कर लेता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सरोकार के विषय, राष्ट्रीय सरोकार के विषय। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रमों से संबंधित विषय। ये सारे के सारे अपन कहां पढ़ पा रहे हैं? विशिष्ट शिक्षा विभाग। कौन से विभाग में? विशिष्ट शिक्षा विभाग। पर्यावरण शिक्षा है, व्यवसायिक शिक्षा है, जनसंख्या शिक्षा है, नैतिक मूल्य शिक्षा है, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना, विकास करना, राष्ट्रीय सरोकार के विषय है। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों से संबंधित विषय है, आदि आदि है। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद में आप कहेंगे और क्या? अब बात आती है कि आईएएस स्थापित क्यों की रहे? आईएएस के जो उद्देश्य हैं ये कौन कौन से? आईएएस के उद्देश्य देखिएगा, आईएएस के उद्देश्य क्या हो सकता है? पहली बात आपको है कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता लाना, इसका तो आप कह सकते हैं माध्यमिक स्तर के शिक्षक तैयार कर, जिससे क्या होगा? जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, सीधी सी बात है। बीएड कार्यक्रम संचालित करना। इसके अलावा सेवारत व सेवा पूर्व, सेवा पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण। इसके अलावा भी बात करें कि संस्था प्रधान को बुलाते हैं तो नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक क्षमता का विकास करना, नेतृत्व व प्रशासनिक क्षमता का विकास। इसके अलावा शैक्षिक नवाचार हेतु, शैक्षिक नवाचार हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, शिक्षकों को जागरूक करना। इसके अलावा ज्ञाति का प्रशिक्षण आयोजित करना। ज्ञाति बोले तो की रिसोर्स पर्सन, मुख्य संदर्भ व्यक्ति जो ट्रेनिंग वगैरह में काम करते हैं। ये सारे के सारे काम आईएएस करता है, तो आईएएस की वजह से है। ये था आज का छोटा सा काम, लेकिन बड़ा काम करा, याद कर लें, छोटी चीजें हैं, बात ये था काफी है, बाकी मिलते हैं जल्दी। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। ओके, चर्चा करने वाले, जैसा कि आपने देखा ही होगा, क्या दिखा आपको? यहाँ पे नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्कार, नमस्कार स्वीकार। आज अपन चर्चा करने वाले डाइट को लेकर के। तो सबसे पहला प्रश्न तो क्या होता है कि डाइट की फुल फॉर्म को ही पूछ लिया जाता है, और जब फुल फॉर्म को पूछ लिया जाए तो अपन क्यों नहीं इसकी फुल फॉर्म को एक बार देख लेते हैं। यानी डाइट है, ये क्या है? तो यहाँ सीधा सा डी फॉर डिस्ट्रिक्ट हो गया, आई फॉर इंस्टीट्यूट हो गया, टी का मतलब एजुकेशन है और टी का मतलब ट्रेन, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ याद रखना, एजुकेशन है, एजुकेशनल नहीं है, एजुकेशन एंड ट्रेन। ठीक है, ये बात सीधी सी कहा कि डाइट का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेन। अब अपन बात करेंगे कि डाइट की स्थापना कब की जाती है, कैसे की जाती है, वो सारी सीखा। यानी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप जान रहे होंगे, अपन लोग आज चर्चा करने वाले हैं डाइट को लेकर। डाइट भी होती है, बाइट भी होती है, लेकिन मैं डाइट को लेकर आज बातचीत करने वाला हूं। डाइट का मतलब आप क्या कहेंगे? सीधा सीधा अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है, इसे आप किस नाम से जानते हैं? इसे आप डाइट के नाम से। डाइट की स्थापना कब हुई? इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा पीछे चलूंगा और आपको कुछ एक जानकारी बताऊं। एक बना था राधा कृष्णन आयोग, बिल्कुल बना था राधा कृष्णन आयोग। इसके बाद में आपको राधा कृष्णन आयोग 1949 की बात है। उसके बाद में बनता है मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग ये बनता है 1952 में। उसके बाद बनता है कोठारी आयोग। कौन सा आयोग बनता है? कोठारी आयोग, ये बनता है 1964 1966। और उसके बाद में आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और पहली आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कब आई थी? 1986। और ये जो चारों के चारों मैंने लिखे हैं, इन सब की एक ही बात थी कि जिला स्तर पर एक सर्वोच्च संस्था होनी चाहिए। यानी इन सभी ने मिलाकर क्या कहें तो इन सब ने जिला स्तर पर एक संस्था की सिफारिश की। यानी सभी ने मिलकर कहा कि जिला स्तर पे एक क्या होनी चाहिए? संस्था होनी चाहिए जो सारे काम को संभाल ले, ऐसी संस्था होनी चाहिए। अब ये भी कहा था, इसने भी कहा था, इसने भी कहा था, इसने भी कहा था, कहा इसने भी कहा, लेकिन जरूरी थोड़ी हर व्यक्ति की बात पे अमल किया जाए। यहां भी ऐसा ही होता है, इनके ऊपर कोई ज्यादा गौर नहीं किया गया, लेकिन देखा गया कि बार बार एक ही मांग आ रही है, एक ही बात कही जा रही है, एक बात की मांग आ रही है, तो क्यों नहीं बोल। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार डाइट की स्थापना की जाती है। तो नोट लगा लीजिए, राष्ट्रीय
शिक्षा नीति 1986 की अनुपालना में डाइट की स्थापना की जाती है। और जो एमएचआरडी था, एमएचआरडी ने तो डाइट के बारे में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक लाइट हाउस है, अरे बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, इसलिए इसको संज्ञा क्या दे दी, लाइट हाउस। तो लिखिएगा एमएचआरडी, आज का शिक्षा मंत्रालय। एमएचआरडी ने डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में, डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर दिया, लाइट हाउस की संज्ञा दी। शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी। एक लाइट हाउस आता है, एक पिंक बुक गाइड आती है, प्रश्न बनता है कि पिंक गाइड बुक जो है इसका संबंध किससे है, आपका उत्तर बनेगा राइट से, तो नोट लगा लीजिएगा। एमएचआरडी ने 1989 में पिंक गाइड बुक जारी की जिसका संबंध डाइट से, यानी पिंक गाइड बुक का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर आ जाएगा पिंक डाइट से। पिंक गाइड बुक जो है इसका संबंध किससे है, तो आपका उत्तर आएगा इसका संबंध डाइट से। क्या रहेगा, रहेगा। अब इसके बाद आगे चलता हूं बात पर। अब देखिएगा नेक्स्ट बात बनेगी, चलो ठीक है, अब स्थापना तो हुई, स्थापना हुई कब, 86 की नीति की अनुपालना में। तो आप कह सकते हैं संपूर्ण भारत में चरणबद्ध रूप से 1987-88 से डाइट की स्थापना की। आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कितने डाइट हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा, राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 नहीं, तो नोट लगा के लिखना। राजस्थान में 33 डाइट है। अब यहां एक बार 2020 में क्वेश्चन बना, इसको लेकर हमें पूछा गया कि डाइट की स्थापना राजस्थान में कितने चरणों में की गई, तो आपका उत्तर आएगा फ्यूचर, तो नोट लगा के बात बोली। राजस्थान में डाइट की स्थापना मुख्य रूप से 2 चरणों में की गई। अब देखो हाल फिलहाल अगर बात करें तो डाइट है हर जिले में है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे राजस्थान में 33 डाइट है प्रत्येक जिला स्तर पर। अब इसे प्रतापगढ़ जिला तो 2008 में बन गया था, लेकिन डाइट 12-13 से चली, यानी नए जो जिले बन रहे हैं वहां पर अगर डाइट बनेगी तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो आपको 33 डाइट बतानी, कितने डाइट बतानी है, तो आपका उत्तर आएगा 33। बोलो कितने डाइट, 33। वही बात मैं आपकी बात समझ गया था, डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दी तब, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, डाइट की स्थापना होगी तब काम चलेगा। अभी डाइट 33 है, 1 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा ना, 2-4 साल लगेंगे, तब तक पेपर होकर आपकी स्कूल में ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप मस्ती से नौकरी करोगे, तब तक की बात। इसके बाद लिखना नीचे देखो, लिखिएगा डाइट का राष्ट्रीय स्तर पर संबंध ये किससे, तो आपका उत्तर बनेगा राष्ट्रीय स्तर पे जो डाइट है एनसीईआरटी एंड न्यूपा। आपसे पूछा जाए राज्य स्तर पे डाइट का संबंध किससे, तो आप क्या जवाब देंगे, अगर राज्य स्तर पे पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा आरएससीआर। नेक्स्ट लिखिएगा राज्य स्तर पर डाइट का संबंध, आप कहेंगे आरएससीईआरटी एवं शिक्षा निदेशालय इनसे। फिर आपसे सीधा पूछेगा डाइट की नोडल एजेंसी क्या, डाइट की नोडल एजेंसी। अब बताइए मुझे डाइट की नोडल एजेंसी कौन, यानी डाइट वैसे तो स्वतंत्र है लेकिन किसके एकेडमिक निर्देशन में काम करता है, आरएससीईआर। तो यहां आप कह सकते हैं कि डाइट की नोडल एजेंसी कौन सी है, आरएससीईआर की। और एक बात नोट लगा लीजिए, डाइट खुद जो प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक जो शिक्षा है उसको लेकर के जिला स्तर की सर्वोच्च संस्था है, यानी जिला स्तर की नोडल एजेंसी डाइट खुद है जिले के लिए, क्योंकि डाइट के ऊपर नोडल एजेंसी कौन है, आरएससीईआर। हाँ बिल्कुल डाइट की पहली क्लास है। इसके बाद में आप कह सकते हैं, नोट लगा के एक बात लिखना, डाइट स्वयं भी प्रारंभिक शिक्षा हेतु जिला स्तर की नोडल एजेंसी, यानी डाइट खुद एक नोडल एजेंसी की भूमिका में है, जिला स्तर के ऊपर नोडल एजेंसी डाइट। लिखिएगा क्या भीतर चले आगे, दिखाई ना। अब देखिए इसके बाद में बात आएगी कि डाइट के ऊपर प्रशासनिक और अकादमिक नियंत्रण ये किस तरह है, तो लिखिएगा डाइट पर अकादमिक व प्रशासनिक नियंत्रण आरएससीईआर। डाइट के लक्ष्य क्या है, डाइट क्यों स्थापित की गई,
डाइट की, डाइट के लिख लो, डाइट के लक्ष्य, पहला लक्ष्य है प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण। उसके बाद में प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन, यानी एक नंबर पे प्रारंभिक जो शिक्षा है इसका सार्वजनिकरण, और दूसरे नंबर पे आप बात करते हैं तो जो प्रौढ़ निरक्षरता है इसका उन्मूलन। ये दो काम आपको याद रखने हैं, ये डाइट के लक्ष्य हैं, पहला प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण और दूसरा प्रौढ़ जो निरक्षरता है इसका उन्मूलन। फिर बात करेंगे डाइट के उद्देश्य क्या है, डाइट की स्थापना के पीछे क्या क्या मेन मोटो छुपे हुए हैं, लिखिएगा डाइट के उद्देश्य। पहला पहला तो देखो डाइट के बारे में अगर बात करें तो आप सीधा सीधा इसको लेकर के प्रारंभिक जो शिक्षा है यानी 8वीं तक के जो शिक्षक वगैरह हैं, और 8वीं तक में भी स्पेशल जो 5वीं तक के हैं उसको लेकर के इसके ऊपर इसने ज्यादा जोर दिया है ना। 5वीं तक के शिक्षकों को अच्छे ढंग से तैयार, पीएसटीसी है, डीएलएड है, ये कौन करवाता है, ये करवा के डाइट तो लिखिएगा पहला था प्राथमिक शिक्षकों, औपचारिक शिक्षकों, औपचारिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा के कार्मिकों का प्रशिक्षण, कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद में जिले के लिए शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में कार्य, यानी जिला जो है विधायक जिले में काम कर रही तो जिले के लिए एक शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में काम करना। इसके बाद में लिखिए सेवारत, यानी जो ऑलरेडी सर्विस में है वह सेवा पूर्व, सेवारत व सेवा पूर्व प्रशिक्षणों की व्यवस्था, आयोजन व संचालन करना, आयोजन व संचालन। उसके बाद में और क्या काम, और काम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु आवश्यक सुविधाएं देना तथा क्रियात्मक अनुसंधान, ये बड़ी काम की बात है, तथा क्रियात्मक अनुसंधान करके शैक्षणिक समस्याओं का निराकरण, शैक्षणिक समस्याओं का क्या करना, निराकरण। ये भी किसका उद्देश्य रखा गया। इसके बाद में कम खर्चे वाली शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करना और उसके संबंध में प्रशिक्षण देना। इसके बाद लिख सकता है नेक्स्ट देखो क्या लिखा, अल्प व्यय वाली शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करना व इसके संदर्भ में प्रशिक्षण आयोजन। इसके अलावा क्या करेगी तो लिखना कक्षा 5 व 8 हेतु बोर्ड परीक्षा हेतु जिले की नोडल एजेंसी डाइट होगी। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा नेक्स्ट बात होगी कि ये जो अपना वाइट है, जैसे राइट होती है वैसे वाइट होती है, सीआरसी है, पहले बीआरसी ब्लॉक स्तर पे सीआरसी आदि से समन्वय स्थापित करके आदि से समन्वय स्थापित करके प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, सुनिश्चित कर, ऐसा भी होता है। यानी अब मुझे समझ नहीं आता कि एक बात को बार-बार क्यों कहना पड़ता है। जब आप क्लास को शुरू से देख रहे हो, मैं बात कर रहा हूं डाइट अभी 33 ही रहेंगे, अभी कोई 48-50 नहीं होने, क्योंकि जब प्रतापगढ़ जिला 2008 में बना था उसके डाइट को बनते 2012-13 हो गया। तो क्या आपको लगता है कि डाइट यूं ही 1 मिनट में बन जाएगी। डाइट के लिए पूरा सेटअप चाहिए होता है, पूरे कार्मिक चाहिए होते हैं, पूरा एमएचआरडी जो पहले हुआ करता था शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार है, वहां से गाइडलाइन चाहिए होती है, 1 मिनट में नहीं बनेगी। तो आपको पेपर के लिहाज से 33 ही करनी है, निश्चित रखो, निश्चित, ठीक है। भले मर्जी आप एक बार पूछोगे तो भी मैं वही बताऊंगा और बार-बार पूछोगे तो भी 33 बताऊंगा। ऐसा तो नहीं कि एक बार पूछने से तो मैं 33 बता दूंगा, दूसरी बार 50 बता दूंगा, ठीक है। देखो आगे लिखिएगा कि डाइट का संगठनात्मक ढांचा, डाइट का डाइट में क्या क्या होता है, लोग सीधी सी बात है, डाइट में एक तो प्रिंसिपल साहब होते हैं, एक तो लिखो प्राचार्य, प्राचार्य डाइट का होता है, इसका मतलब एज ए डीयू मान जिला शिक्षा अधिकारी के साथ, जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष। इसके बाद में प्राचार्य से नीचे आते हैं तो उप प्राचार्य होते हैं, उससे नीचे आते हैं तो वरिष्ठ व्याख्याता,
और वरिष्ठ व्याख्याता के बाद में डाइट। ये तो हो गया अकादमिक एकेडमिक, लेकिन डाइट में भी प्रशासन तो चलता ही है। प्रशासन जब चलेगा तो आप कहेंगे, प्रशासन के लिहाज से आप लिख सकते हैं एक कार्यालय अधीक्षक, एक लेखाकार, उसके बाद पासपुलिंग। एक बात और लिखेंगे आप कि डाइट का जो प्रबंधन है और प्रशासन है, इसके लिए एक समिति का गठन लिखिए। डाइट का प्रबंधन व प्रशासन हेतु एक समिति का गठन होता है। डाइट का प्रबंधन करना है तो आप कह सकते हैं डाइट डाइट का क्या करना है, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, यानी ये वाली को क्या कहेंगे, डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति। तो लिखिएगा डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति। इसके अगर अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष होता है प्राचार्य। इसमें सचिव कौन, तो आपका उत्तर आएगा इसमें जो सचिव होगा अब वो होता है वरिष्ठ व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता। और कुल सदस्य संख्या 12। डीडीएमसी डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, याद रहेगा। इसके बाद में बात आती है, चलो सर डाइट में विभाग कितने होते हैं, ये भी बात करें। अब कहिएगा डाइट का जो वित्तीय नियंत्रण है वो किसके पास होता है, डाइट का वित्तीय नियंत्रण शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पास होता है। लिखिएगा डाइट पर वित्तीय नियंत्रण शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का होता है। नोट लगा के एक बात लिखना, अकादमिक कार्यों के लिए यह स्वतंत्र है, लेकिन RSCERT की गाइडलाइन और मार्गदर्शन में कार्य करता है। यानी डाइट किसके मार्गदर्शन में, किसकी गाइडलाइन में, RSCERT के मार्गदर्शन में और उसकी गाइडलाइन में कार्य। सीधा सा मैंने क्वेश्चन पूछा कि डाइट में विभाग कितना है, लिखिएगा डाइट में विभाग। और जो पिंक गाइड बुक है उसके अकॉर्डिंग डाइट में 7 विभाग। डाइट में पहला विभाग कौन सा होगा, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, यानी आप कहोगे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन PST। इसके बाद नंबर 2 की अगर बात करोगे आप तो आएगा योजना व प्रबंधन विभाग, जिसे आप कह सकते हैं प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये सारी इसी से बनते हैं। इसके बाद तीसरा सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय प्रभाग या विभाग। सेवारत कार्यक्रम यानी बोले तो इन सर्विस प्रोग्राम, क्षेत्रीय अंतःक्रिया यानी फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन, फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन नवाचार और कोऑर्डिनेशन, इस विभाग को शॉर्ट में कहेंगे IFIC। क्या कहेंगे, IFIC। इसके बाद प्रश्न बनेगा एक और चौथा विभाग कौन सा है, लिखिएगा पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन। इसको शॉर्ट रूप में क्या लिखेंगे अपन, कैरिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। इसके बाद में आता है जिला संसाधन इकाई विभाग, जिला संसाधन इकाई विभाग, यानी आप इसको कह सकते हैं DRU डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। एक आता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। और एक आता है कार्यानुभव विभाग, बोले तो WE वर्क एक्सपीरियंस। इन विभागों के क्या क्या कार्य है, कौन सा विभाग क्या करता है, ये बात अपन कल के सेशन में करेंगे। आज के लिए काफी है। चेक पहला कौन सा था, तो आप कहेंगे सबसे पहला जो विभाग डाइट में था वो था सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग। एक नंबर पे जो डाइट का विभाग है वो है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग। इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, PST। ये काम क्या करेगा, तो आप कह सकते हैं कि काम करेगा राष्ट्रीय जो आपका अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके जो मापदंड है उनके अनुसार सेवा से पहले, कहने का मतलब यानी सेवा के बाद में भी प्रशिक्षण होता है, सेवा से पहले प्राथमिक जो शिक्षा है उसके लिए क्या होती है, 20 से होती है, उसका काम करता है। लिखिएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दिल्ली के मानदंडानुसार सेवा पूर्व प्रशिक्षण करवा,
जे से बात करें तो आप जिसको बीएसटीसी कह रहे हैं, आप जिसको डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कह रहे हैं, और इसमें भी एनसीएफ 2005 है, एनईएफ 2020 है, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। यानी कहने का मतलब आप क्यों कह सकते हैं एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 आदि के उद्देश्यों के अनुसार, आदि के उद्देश्यों के अनुसार उच्च प्रशिक्षित शिक्षक तैयार, उच्च प्रशिक्षित शिक्षक है तैयार कर। एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, चलो भाई बीएसटीसी का मूल जिम्मा आ गया किसके पास में? डाइट के पास में। लेकिन बीएसटीसी का जो पाठ्यक्रम निर्धारण का काम है ये कौन करता है? आरएससीई, तो लिखेगा नोट लगा के, बीएसटीसी के पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य आरएससीईआरटी करता है। मैं आपसे पूछ लूं कि बीएसटीसी की परीक्षाओं का आयोजन और संचालन कहां से होता है? बीकानेर से होता है। तो लिखिए बीएसटीसी की परीक्षाओं का आयोजन व संचालन कहां से होता है? बीकानेर बोले तो पंजीयक विभागीय परीक्षाएं बीकानेर से होता है। जो आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जो है, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, वहां पर ये काम करता है। तो सीधी सीधी बात है, पहला डिपार्टमेंट कौन सा आ गया? आपका उत्तर बनेगा पहला जो विभाग काम कर रहा है वो है सेवा पूर्व शिक्षा विभाग, जिसको अपन पीएसपी कह रहे हैं, बोले तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन या डिपार्टमेंट काम कर रहा है। नमस्ते, ये तब अब देखिएगा इसके बाद में जैसे आप आगे चलेंगे तो सेकंड नंबर विभाग कौन सा है? कल बताया था प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, योजना एवं प्रबंधन विभाग, सेकंड नंबर लगा के लिख सकते हैं आप। योजना एवं प्रबंधन विभाग, मार्कर थोड़ा चेंज करके देखें कुछ बात आता है। इसके बाद में बात आई, यानी इसको अपन इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। डाइट के जितने भी विभाग हैं इनमें सब विभागों की दूरी इसे तो आप लिख सकते हैं यह विभाग डाइट के सभी विभागों की दूरी, नाम इसका प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, यानी आप कह सकते हैं सभी विभागों का लेखा जोखा यह रखता। इसके बाद में एक बात को याद रखना, साला मानचित्र पहले तो अलग से टॉपिक लगा करता था अपने पाठ्यक्रम में, लेकिन अब नहीं, यानी स्कूल मैपिंग का जो काम है वो ये करता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट, साला मानचित्र तैयार कर। ये काम भी डाइट का कौन सा विभाग करेगा? तो आपका उत्तर आएगा योजना एवं जो आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट है ये। और जितने भी जिले में शैक्षणिक डाटा है वो सारा का सारा इकट्ठा करना, उन्हें आरएससीईआरटी तक फॉरवर्ड करना, ये सीखा। तो लिखिएगा जिले से समस्त शैक्षणिक आंकड़े एकत्रित करके आरएससीईआरटी के पास भेज। अब एक बात को याद रखना, ये क्या करता है? समय समय पर बैठकों का आयोजन करता। एक तो कार्यक्रम सलाहकार समिति, जैसे आप कहते हैं पीएसी। इसके बाद में एक आप कहेंगे पुस्तकालय सलाहकार समिति, आप कह सकते हैं एलिस। इसके बाद में आप कहेंगे डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति, जैसे अपन कह रहे थे डीडीएमसी। इन सब की बैठकों का आयोजन करता है, यानी इन सब की बैठकों का, क्या समझेंगे? इन सब की बैठकों का आयोजन। और इसके बाद में जो डाइट का वार्षिक पंचांग, हालांकि आरएससीईआरटी डाइट के लिए पूरा वार्षिक पंचांग तैयार करती है और राजस्थान के लिए, लेकिन जिले में उस वार्षिक पंचांग का अलग अलग जिले के हिसाब से अनुमोदन जब करवाया जाएगा तो कहां से करवाया जाएगा? तो कार्यक्रम सलाहकार समिति से करवाया जाएगा। बैठकों का आयोजन होंगे। इसके बाद वार्षिक पंचांग का अनुमोदन, वार्षिक पंचांग का अनुमोदन, वार्षिक पंचांग का अनुमोदन पीएससी से करवाकर उसे प्रकाशित कर, इसके अलावा क्या करता है? अब जिले का जब योजना प्रबंधन कर रहा है तो टीचर प्रोफाइल का संधारण कर। नेक्स्ट लिखिएगा टीचर प्रोफाइल का संधारण करना। टीचर प्रोफाइल का संधारण करने का काम भी कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? तो आपका उत्तर आएगा जो आपका योजना एवं प्रबंधन विभाग डिपार्टमेंट है ये कर रहा है टीचर प्रोफाइल का संधारण। सर पुरानी क्लास कहां देखो? माई मटेरियल में मिल जाएंगे आपको, पुरानी क्लास नहीं है वहां पे आप क्लास को देख सकते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात आएगी और क्या काम करता है? तो लिखिएगा ये डिपार्टमेंट शिक्षा अधिकारियों को
सूक्ष्म नियोजन में सहयोग, सूक्ष्म शिक्षा अधिकारियों को सूक्ष्म नियोजन में क्या करना, सहयोग। इसके बाद में जो समस्या के प्रशिक्षण है, समस्या बोले तो समग्र शिक्षा अभियान, समस्या के प्रशिक्षणों का आयोजन करना, समस्या के जो प्रशिक्षण है इनका आयोजन करना। इसके अलावा क्या करेगा, 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का सत्र, 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का संचालन, यानी डाइट ये करता रहता जिले स्तर के ऊपर, पेपर आना, पेपर बांटना, बंटवाना, ब्लू फाइल सारा काम ये करता है, बोर्ड परीक्षाओं का संचालन। इसके बाद में जो लेब एरिया की जितनी भी गतिविधियां होगी, लेब एरिया की गतिविधियों का आयोजन। इसके बाद में आप कह सकते हैं जिले में शिक्षा का प्रबंधन व शासन नियोजन, ये डिपार्टमेंट है। जिले में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र का पता लगाना हो तो भी यही लगाता है पॉलिटिकल। जिले में शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों का पता लगा, पता लगा तो भी कौन लगाएगा, तो भी यही लगाएगा। आगे रास्ता, ठीक है, चले आगे। ये सारा का सारा काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट विभाग। तो जैसे कार्य आएगा कि कार्य कौन करता है अंदाजा लगा लोगे, दो चार चीजें याद कर। अब आगे एक आता है सेवारत कार्यक्रम, तीसरा डिपार्टमेंट। एक होता सेवा पूर्व, ये है सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंतर्क्रिया एवं नवाचार समन्वय प्रभाग। इसे आप कह सकते हैं IFIC। मतलब सर IFIC का मतलब हो गया इन सर्विस फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन। इन सर्विस है सेवारत कार्यक्रम है, इन सर्विस प्रोग्राम सेवारत कार्यक्रम, फील्ड इंटरेक्शन बोले तो क्षेत्रीय अंतर्क्रिया, आईसी इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रभाग। ये है IFIC। अब ये क्या करेगा, जो इन सर्विस शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण, सेवा से पहले वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण बीएसपी डीएलएड के माध्यम से कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, वो ये सेवा में रहते हुए जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनका प्रशिक्षण डिपार्टमेंट आयोजित करे। आई बात तो लिखिएगा इसमें सेवारत सेवारत शिक्षकों के लिए, सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन। अब ये प्रशिक्षण टीम आधारित भी हो सकता है, किसी विशेष टीम पर प्रशिक्षण हो, और ये प्रशिक्षण विषय आधारित भी हो सकता है। इसके अलावा तो शिक्षकों का जो व्यवसायिक उन्नयन है, मात्रा की छोटी मोटी गलतियां हो जाती है क्योंकि मैं हिंदी का शिक्षक नहीं हूं, तो उसको ज्यादा सीरियस मत लिया, ठीक है, आधारित में यहां बड़ी मात्रा भी त्रुटियां। इसके बाद में आप कहेंगे शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु, यानी वो इन सर्विस रहते हुए बेहतर टीचिंग करवा सके, और जो जिन लर्निंग आउटकम की, सीखने के प्रतिफल की अपेक्षा की जाती रही है, एनसीएफ करता हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी करती हो, चाहे आपका कोई भी आरएससीईआरटी का कोई डिपार्टमेंट की चाहता हो कि बच्चों से हम ये चीजें चाहते हैं, लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल। एक तीसरी क्लास का बच्चा तीसरे में आ गया, लेकिन वो सीख कहां तक रहा है, क्या उस लेवल तक वो पढ़ाई कर पा रहा है, ये चीज कब हो पाएगी, जब आप टीचर्स को अच्छे ढंग से प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे। और ये बात मैं अच्छे ढंग से जान सकता हूं क्योंकि मैं पहले जब थर्ड टीचर था तब भी प्रशिक्षण देने का काम किया करता था अपने ब्लॉक में, और अब फर्स्ट ईयर में है तब भी प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। एज ए मास्टर ट्रेनर मैं अपने ब्लॉक में ट्रेनिंग देने का काम करता हूं, तो मुझे पता है कि कहां कमियां हैं, क्योंकि फील्ड से जुड़े हुए। इसलिए तो मैनेजमेंट विषय को आप लोगों के लिए इतना सरल बना दिया, क्या धंधा, क्यों इतना सरल था नहीं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उलझा हुआ सा विषय था। अब मैनेजमेंट बिल्कुल यूं लगता है कि तो सबसे इजी विषय है और सबसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकता है, इसीलिए बना। तो शिक्षकों के व्यवसायिक उन्नयन हेतु का। इसके बाद में आप कहेंगे जो जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ है, जिसे आप कहें जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिसोर्स होम जो है वाकपीठ की वार्षिक योजना का निर्माण व बैठकों का आयोजन, वह बैठकों का आयोजन करो। इसके बाद में आप कह सकते हैं कि जिले की जो शैक्षिक गतिविधियां, सर ये क्लास अरे आ रही ना लाइव के बाद माई मटेरियल में क्यों नहीं आ रही, देखना कल वाली क्लास का जो अपने राइट का पहला भाग पढ़ा था वो माई मटेरियल में है। हाँ ये होता है कि आप चाहोगे जैसे क्लास लाइव खत्म हो जाए तुरंत नहीं आती, क्योंकि ऐप के अंदर प्रोसेसिंग होकर के ऐप में डाउनलोड होती है, तब तक इसको टाइम लगता है, फिर इसको अपलोड किया जाता है वापस से रिकॉर्डेड वाले फोल्डर में, तब इसमें टाइम जरूर लग जाता है। जैसे आप 7 बजे देखेंगे तो 9-10 बजे तक आपको माई मटेरियल में मिल जाएगी, सुबह तक तो पक्का मिल जाएगी। बाई चांस टेक्निकल टीम बिजी रहती है, मान लो जैसे भी एक लड़के के पेपर चल रहे हैं बीएड के, तो वो थोड़ा सा टाइम पे अपलोड कर नहीं पाता, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। माई मटेरियल में मिल जाएगी आपको ना, जैसे ही माई मटेरियल में जाओगे शिक्षा शैक्षिक प्रबंधन का जो फोल्डर बना वहां पे आपको मिल जाएगी। तो ये निर्माण बैठकों का आयोजन करना। इसके बाद में आप कह सकते हैं टाइप का जिला स्तर पर वार्षिक पंचांग तैयार करवा। इसके बाद में जिले की शैक्षणिक समस्याओं
जिले की जो शैक्षणिक समस्याएं हैं, शैक्षणिक समस्याओं का समाधान व विभिन्न अभिकरणों से समन्वय स्थापित करते हुए बैठकों का आयोजन। और ये काम वैसे जिला समन्वय जो समिति है वो करती है। तो लिखिएगा इसमें, जिला समन्वय समिति। ये सारे के सारे काम कौन से डिपार्टमेंट? तो आपको IFI। आगे बात समझ में? समसा, समसा विभाग नहीं है। समसा तो जैसे ये तीन चीजें आती हैं। समसा का मतलब है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान। पहले क्या हुआ करता था? पहले चला करता था SSA, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। ये चलता था 1 से 8 हेतु। फिर आया रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये आ गया रमसा। ये 9 से 12 के लिए। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इनको मिला दिया, SSA, रमसा और टीचर एजुकेशन। इन सबको मिला के क्या कर दिया? इन सबको मिला के कर दिया समग्र शिक्षा अभियान। यानी इन सबको इंटीग्रेटेड रूप में एक ही जगह पे लाके रख दिया वो समसा। ठीक है, तो इसमें सारा ही है। इसमें 1 से लेके 12 इन सबको मिलाकर के वर्तमान में समसा चल रहा है। पहले शुरुआत में 8वीं तक की शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना उद्देश्य था सरकार का। फिर देखा कि 8वीं तक ठीक-ठाक देश में पहुंच सुनिश्चित होती है, तो इन दोनों के अलग-अलग बजट आया करते थे, है ना? SSA के तहत अलग बजट आता था स्कूलों में, रमसा के तहत अलग आता था। अब इस सबको इंटीग्रेटेड कर दिया, समसा बना दिया, है ना? अभी देखिए आप खेलों के लिए काफी बजट आ जाता है स्कूलों के अंदर, उसके अलावा और बहुत सारे बजट आते हैं। सर क्लास ठीक है, तो समझिए आगे बात समझ में? तो समसा इनको मिलाकर के बनाते हैं। ठीक, आगे देखिए आगे क्या बात कर रहा था। तो आगे पर यहाँ बात कर रहे थे अभिकरणों से समन्वय स्थापित करके बैठकों का आयोजन करना है। 3 नंबर का डिपार्टमेंट। इसके बाद चौथा डिपार्टमेंट आता है पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग। लिखिएगा 4, पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग। यह विभाग पहले आप कह सकते हैं कैरिकुलम, मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। ये अब ये क्या काम करेगा? नाम से क्या लग रहा है? कैरिकुलम को लेकर काम करेगा। तो इसका पहला काम यही है कि पाठ्यक्रम और जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सीटी जिसे अपन कहते हैं, इसकी नवीन अवधारणाओं की समझ शिक्षकों तक पहुंचाना। कि पाठ्यक्रम में क्या-क्या न्यू कांसेप्ट आ रहे हैं, पाठ्यक्रम के अंदर क्या-क्या न्यू कांसेप्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है ना? ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, एफए क्या है, इन सब की बातें शिक्षकों तक पहुंचाई जाए ताकि शिक्षक थोड़ा अपडेट होते रहे। टीचर्स के समय-समय पर प्रशिक्षण को की जाते हैं, इसलिए की जाते हैं। टीचर्स के प्रशिक्षण होते हैं तो उससे पहले जो टीचर्स को प्रशिक्षण देने वाले, जैसे मैं एक लेवल से बताऊं आपको, जैसे भी अपने ब्लॉक लेवल पे प्रशिक्षण होगा, उससे पहले प्रशिक्षण कहां होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहले प्रशिक्षण कहां पे होगा? स्टेट लेवल पे, RSCRT जाने का मौका मिलता है। वहां बड़े-बड़े प्रोफेसर आते हैं। वास्तव में अगर वो सारा प्रशिक्षण धरातल तक पहुंच नहीं पाता है क्योंकि अपनी शिथिलताएं रह जाती हैं अंदर, तो आनंद ही आनंद आए। मैं कहता हूं दिक्कत आई। ठीक है, तो ये आ गया CMT। ठीक है, आई बात समझ? पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण और मूल्यांकन विभाग। मैं बात कर रहा था स्टेट लेवल पे प्रशिक्षण होते हैं, बीच में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। स्टेट लेवल पे प्रशिक्षण होते हैं, अब वहां से लेके यहां तक आते चीजें पहुंचते हैं और पहुंचाने का काम जिला स्तर पे जो संस्था करती है महत्वपूर्ण रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए, वो आपका दायित्व है। कौन सा विभाग बताइए? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की नवीन अवधारणाओं व आधुनिक आधुनिक तकनीकों से शिक्षक को अवगत करो। पाठ्यक्रम और नवीन पुस्तकों की समीक्षा करो। पाठ्यक्रम एवं नवीन पुस्तकों की, यानी पाठ्यक्रम की और जो नवीन पुस्तकें हैं उनकी समीक्षा करो। निदानात्मक परीक्षण करना, उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण करना। निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण। इसके बाद में मूल्यांकन के लिए प्रश्न बैंक तैयार करना, वर्कशीट तैयार करना। ये काम लिखिएगा। मूल्यांकन हेतु प्रश्न बैंक, वर्कशीट, प्रश्न पत्र का निर्माण। इसके बाद में क्लस्टर आधारित प्रशिक्षण के, बोले तो पंचायत लेवल पर क्लस्टर आधारित प्रशिक्षण हेतु KRP नियुक्त कर, की रिसोर्स पर्सन, ट्रेनर। इसके बाद में जिला स्तर पर विषय विशेषज्ञों का एक पूल तैयार कर, समूह तैयार लिखिएगा। जिला स्तर पर विषय विशेषज्ञों का, जिला स्तर पर विषय विशेषज्ञों का एक समूह तैयार कर। उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु कार्य कर। इसके बाद में बहुस्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण, यानी टीचर को चारों तरफ से तैयार कर। बहुस्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण ये कौन करवाएगा? आपका उत्तर आएगा पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, शायद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या आगे? अब आपको इसके बाद में क्या होगा सर? इसके बाद में एक 5वां डिपार्टमेंट आता है, जिला संसाधन इकाई विभाग।
क्या आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। ये कहां कहां काम करेगा, ये स्पेशल काम करता है अनौपचारिक शिक्षा पर, ये काम करता है प्रौढ़ शिक्षा पर, यानी आंगनबाड़ी के ऊपर भी काम करता है। आंगनबाड़ी शिक्षा, बालक बालकों को शिक्षा से जोड़ना, बालक बालकों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास। इसके बाद में अभिभावकों को जागृत कर, जागरूकता लाना। इसके बाद में, इसके बाद में जनसंख्या जो शिक्षा है एवं साक्षरता की नवीन संकल्पनाएं। इसके अलावा महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इसको लेकर के काम करना। नाम ही क्या है, जिला संसाधन इकाई जारी करेगा। इसके बाद में क्या करेगा, आप कहोगे उपभोक्ता संरक्षण को लेकर के काम करेगा। उपभोक्ता संरक्षण के बाद में आप क्या कहोगे, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के काम करेगा। आपदा प्रबंधन को लेकर के काम, आपदा प्रबंधन। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या रोक, इसके अलावा एड्स जागरूकता, इसके अलावा सड़क सुरक्षा, इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा, इसके अलावा समसामयिक विषय। यानी इतने विषयों पर काम करता है कौन सा, डीआरयू, जिला संसाधन इकाई विभाग। इतने सारे विषयों पर क्या करता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको देखिए। उसके बाद में आ रहा हो क्या करेगा, एक विभाग आता है छठा, नॉर्मल शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अब प्रौद्योगिकी से समझ तो गए होंगे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आरएससीईआरटी का जो अजमेर विभाग है ना, उस अजमेर विभाग का जो काम जितना भी उसको जिला स्तर पर संचालित करता है। अब आपको अजमेर में कौन सा था, आरएससीईआरटी में अजमेर के अंदर डिपार्टमेंट था जिसको हमने कहा कि शिक्षक प्रौद्योगिकी वाला हुई, यानी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। आरएससीईआरटी का एक डिपार्टमेंट जो देखो से बाहर काम कर रहा है, उसका जिला स्तर पर संचालन ये देखिएगा। आरएससीईआरटी के अजमेर विभाग द्वारा तैयार कार्यक्रमों का जिला स्तर पर संचालन करना। इसके अलावा आप कहेंगे जो ई लर्निंग सामग्री है, तकनीकी प्रशिक्षण, इसके अलावा कंप्यूटर और मल्टीमीडिया आधारित प्रशिक्षण, चाहे एडुसेट की बात हो, चाहे आईसीटी की बात हो, चाहे तकनीकी नवाचार की बात हो, चाहे शिक्षण सहायक सामग्री की बात हो, आदि का प्रशिक्षण। ये शिक्षकों तक पहुंचाने की कार्यक्रम पूरी जिम्मेदारी किसकी है, ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग पीटी की एक विभाग हो गया, वो लिख लेना कार्यान्वयन प्रभाग। वर्क एक्सपीरियंस, ये क्या करेगा, इसका एक टारगेट सामुदायिक गतिविधियों को शिक्षा से जोड़े। चाहे बात नैतिक शिक्षा की है, चाहे बात जीवन शिक्षा की है, चाहे बात शनिवारी कार्यक्रमों की है, ये सारे के संबंध में जानकारी देता है। प्रार्थना सभा को रोचक कैसे बनाया जाए, शनिवारी कार्यक्रम, नो वाले कार्यक्रम को कैसे रोचक बनाया जाए, ये कंप्लीट जो जानकारी देता है, ये कौन सा डिपार्टमेंट देता है, कार्यान्वयन को प्रभाग देता है। ये आपको याद है, बाकी और बातें करेंगे अपन नेक्स्ट, राष्ट्रीयता काफी है। सीधा सीधा प्रश्न है कि आरएसओएस क्या है, तो आपका उत्तर बनेगा आरएसओएस ये राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है। अब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्या काम करेगी, यानी ये उन विद्यार्थियों के लिए काम कर रही है जो किसी भी कारण से औपचारिक जो शिक्षा है, यानी अपन कहें नियमित रूप से जो स्कूली शिक्षा है वो विद्यार्थी नहीं ले पा रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को एक अपन कहें जैसे आप कोटा ओपन से करते हैं, सेम वही है, ये भी ओपन ही है। यानी स्कूली शिक्षा का एक प्रकार से ओपन केंद्र है कि आप घर रहते हुए भी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकते हैं। वे विद्यार्थी जो स्कूल नहीं जा पाते हैं या किसी प्रकार से उनकी निरंतरता जो है भंग हो गई है, और विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य। या हम यूं कहें कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो शिक्षा है उसका सार्वजनिकरण करना, यानी उन विद्यार्थियों तक तो पहुंची जा रही है जो विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचाना जो विद्यार्थी स्कूल से किसी कारण से नहीं जुड़ पाते। पाइएगा, पुनः स्वागत आप सभी का आपके अपने इस प्रोग्राम में टारगेट और बन के रहेंगे, व्याख्याता लेकर रहेंगे। सबसे पहली बात तो वही बात की आरएसओएस
क्या है? आप लिखेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। इसका एक पूरा का पूरा ये है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इसके बाद में अनुभव शिक्षा के खिलते फूल, अनुभव शिक्षा के खिलते फूल। क्यों भाई साहब? सर्व सुलभ और सहज शिक्षा। भाई इनकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है? RSOS क्यों? तो इसका पहला तो आप कह सकते हैं सर्व सुलभ व सहज शिक्षा। इसके बाद में दूसरी बात, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा का, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण। फिर मैं आपसे एक बात पूछूं कि RSOS जो है ये अपने आप में कैसी संस्था है? तो आपका उत्तर आएगा RSOS एक स्वायत्त शासी संस्था है। अब स्वायत्त शासी किसके लिए? तो आप कहोगे माध्यमिक शिक्षा के अधीन। इसकी स्थापना कब हुई? यानी सोसाइटी एक्ट जो 1958 है उसके तहत इसकी स्थापना होती है। तो लिखिएगा क्या लिख लीजिए, स्थापना 1958 के सोसाइटी, 1958 के सोसाइटी एक्ट के तहत कब हुई? तो आपका उत्तर बनेगा 21 मार्च 2005। इसका मुख्यालय कहां पे है? एकलव्य भवन जयपुर। एकलव्य भवन कहां पे? जयपुर। यानी राजस्थान, यही प्रश्न आ जाता है बहुत बार। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इसकी स्थापना कब होती है? तो आपका उत्तर बनेगा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इसकी स्थापना होती है 21 मार्च 2005 को और इसका जो मुख्यालय है वो आपका एकलव्य भवन जयपुर केंद्र संचार। ये तो रही बेसिक जानकारी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है। स्थापना 1958 के सोसाइटी एक्ट के तहत होती है। बात करें मुख्यालय, एकलव्य भवन जयपुर में मुख्यालय संचालित है। इसका मेन जो मोटो है वो है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, अनुभव शिक्षा के खिलते फूल। अब बात करें कि चलो ठीक बात है, इसका लोगो क्या है? ये जो आप देख पा रहे हैं ये है RSOS का लोगो, यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का लोगो। लोगो में साफ साफ दिख रहा है क्या है? राजस्थान के मानचित्र में, राजस्थान के मानचित्र में छात्र छात्रा, राजस्थान के मानचित्र में क्या है? छात्र छात्रा, और साथ में लिखा है सभी तक सबके, यानी जो शिक्षा है वो क्या? सभी तक होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए। सभी तक और सबके लिए, ये इसका मेन लोगो। तो यहां पे आप कह सकते हैं इसका लोगो क्या है? लोगो में राजस्थान का मानचित्र है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये आप देख रहे हैं। राजस्थान के मानचित्र में एक स्टार है, एक छात्र है, एक छात्रा है और लिखा हुआ है सभी तक सबके। अब एकलव्य भवन जयपुर में संचालित ये जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, इसके अगर मैं संगठनात्मक ढांचे की बात करूं, यानी यहाँ एक शासी परिषद होती है और जब शासन का नाम आता है तो सीधा सीधा ये होता है कि नीतिगत निर्णयों के लिए होती है। और इसका जो अध्यक्ष होगा ये कौन होगा? जब एजुकेशन की बात चल रही है, एजुकेशन का मिनिस्टर हो सकता है, एजुकेशन का सचिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे जो आपका शिक्षा मंत्री है वो RSOS बोले तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इसका क्या होता है? शासी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो आप लिख सकते हैं अध्यक्ष जो होगा ये कौन होगा? अध्यक्ष शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष कौन है? शिक्षा। एक होती है निष्पादन परिषद, यानी इन कामों को भाई निर्णय लेने का काम तो किसने किया? तो आपको शासी परिषद ने। इन निर्णय लेने के बाद में इनको लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आपका उत्तर आएगा निष्पादन परिषद। और निष्पादन परिषद में जो आप कहेंगे इसका अध्यक्ष होगा, इसका अध्यक्ष जो होगा ये कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा आपका शिक्षा सचिव। और इसमें अन्य के रूप में आप कहेंगे कौन होंगे? अन्य के रूप में आप कह सकते हैं एक तो अन्य, ये कौन रहेंगे? एक तो निदेशक, इसका निदेशक RSOS का, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का, और एक होगा आपका इसका जो सचिव जो होगा ये होगा संयुक्त निदेशक। ठीक है, ये दो व्यक्ति होते हैं, एक तो जेडी होता है, एक आपका ये RSOS का निदेशक है, इसमें होता है, और निष्पादन परिषद का मेन जो व्यक्ति होता है वो शिक्षा सचिव होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये राजस्थान स्टेट ओपन जो स्कूल है इसकी शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप कहेंगे शिक्षा मंत्री होता है। अब इसके बाद जैसे आगे चलेंगे आपके प्रश्न बनेंगे, इसमें पंजीयन जो होता है यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में अगर मैं बात करूं कि पंजीयन जो है अब वो पंजीयन कैसे होगा और कौन कौन सी कक्षा के लिए होता है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। पहले नंबर पर बात करें माध्यमिक स्तर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि माध्यमिक स्तर पर जो पंजीयन होगा, इस माध्यमिक स्तर के पंजीयन में आप कहेंगे बोले तो कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? अपन 10वीं बोर्ड की बात कर रहे हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु क्या हो? सामान्य प्रश्न है। माध्यमिक स्तर के लिए जो आपका न्यूनतम आयु है वो कितनी होगी? आपका उत्तर क्या बनेगा? माध्यमिक स्तर के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 14 वर्ष। अब 14 वर्ष की आयु कब पूरी होनी चाहिए? तो यहाँ आप कह सकते हैं 14 वर्ष की जो आयु है ये 1 जुलाई को पूरी होनी चाहिए। ये तो है न्यूनतम। अगर बात की जाए अधिकतम, तो अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है ना, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे वो 35 साल का क्यों नहीं हो गया है वो भी आपका ये दे सकता है। तो लिखेगा अधिकतम आयु, और अधिकतम आयु की जब बात आती है तो आपका उत्तर क्या बनेगा? अधिकतम आयु में कोई सीमा नहीं है, यानी अधिकतम आयु की कोई भी यहाँ पर एज लिमिट न्यूनतम है, अधिकतम की यहाँ कोई सीमा नहीं। अब बात करें कि जब ये आवेदन करेगा तो उसको क्या चाहिए है ना भाई? आवेदन पंजीयन जब करवाएगा कक्षा 10 के पंजीयन के लिए तो उसको क्या होना चाहिए? आप लिखिए कक्षा 9वीं तक की किसी भी कक्षा का, कक्षा 9वीं तक की किसी भी कक्षा का उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र या उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र या सब अध्ययन प्रमाण पत्र, सब अध्ययन प्रमाण पत्र या माध्यमिक बोले तो 10वीं परीक्षा का
अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र। बाकी तो चाहिए, मूल्यवान चाहिएगा, फलाना ढिमका आधार कार्ड चाहिएगा, जन आधार कार्ड चाहिएगा, उनकी बात नहीं कर रहा मैं बेसिक चीज जो है उसकी बात कर रहा हूं। चलो ये तो आ गया। उसके बाद में विद्यार्थी विषय चुनाव कैसे करें, तो लिखिएगा विषय चुनाव। और विषय चुनाव में आप एक बात याद रखिएगा कि विद्यार्थी जब विषय चुनाव करेगा तो कितने विषयों में से विषय का चुनाव करेगा, ये बड़ी बात है। तो लिखिएगा विषय चुनाव में कक्षा 10 के लिए उपलब्ध 17 विषयों में से अधिकतम 7 विषयों का, अब आपको सर 5 होते हैं मैं बताऊं, 7 विषयों का चुनाव कर सकता है। चुनाव कर सकता है जिनमें से 5 विषयों में पास होना जरूरी। यानी विषय तो कितने 5 ही हुए उसके, लेकिन वो अधिकतम कितने विषयों को चुन सकता है, वो अधिकतम 7 विषयों तक जा सकता है। लेकिन जो 5 विषय करने होंगे उसे, वो कितने विषय करने होंगे, तो आपको 5 विषय करने होंगे। टोटल विषय कितने हैं, तो आपका उत्तर बनेगा सर टोटल जो विषय है वो कितने हैं, 17। ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए में 7 विषय हैं, भाई कुल विषय कितने, तो आपका उत्तर है कुल विषय 17। कुल विषय 17। इसमें से जो ग्रुप ए है इसमें 7 विषय, और बात करें ग्रुप बी की, इसमें 10 विषय। ग्रुप ए में 7 विषय है और ग्रुप बी में कितने, 10 विषय। टोटल कितने विषय हो गए, टोटल हो गए 17 विषय। ठीक बात। अब प्रश्न बनेगा 17 विषय तो है, इन 17 विषयों में से विद्यार्थी 7 विषयों को चुन सकता है, लेकिन 5 में उसे पास, अधिकतम 7 को चुन सकता है। नॉर्मली 5 विषय का चयन उसे करना होता है, लेकिन कोई और भी लेना है तो वो 7 में से 5 में उसे पास करना जरूरी हो जाएगा। अब नोट लगा। ग्रुप ए के भाषाई, ग्रुप ए में भाषाएं, ग्रुप ए के भाषाई विषयों में से एक या दो तथा शेष बी ग्रुप से चुनने होते हैं, शेष बी ग्रुप से चुनने होते हैं। याद रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा। चले आगे। चल राम राम भाई, सभी को राम राम। गुड इवनिंग सर, भाद्रा से राम राम गुरुजी, राम राम भाई शीतल, विजंता, रजत यादव, जो भी साथी देखते हैं नमस्कार। एक बार आपको क्या होता है, विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर क्लास रिकॉर्ड तो नहीं है ना, रिकॉर्ड नहीं होती लाइव है, क्योंकि एक बार कमेंट क्या कि पढ़ने में ध्यान में थोड़ा देता नहीं, मैं ना ही तो यूट्यूब पे देता हूं ना ये पे, तो कमेंट पढ़ने के बाद में कमेंट पे ज्यादा ध्यान होता है, कंटेंट पे कम होता है ना। दो चीजें आती हैं, कमेंट और कंटेंट, तो फिर कंटेंट पे ध्यान कम हो जाता है, तो कमेंट पे ध्यान देगा बार बार, और एक वो तारतम्यता जो बननी चाहिए वो बन नहीं पाती, वो बन नहीं पाती तो मजा नहीं आता, मजा नहीं आता तो क्या ही मतलब है। ठीक है, तो कमेंट में देख लेता हूं, काम का सा कमेंट आ गया तो पढ़ लेता हूं, एक बार काम का भी बहुत सारे कमेंट आते हैं तो पढ़ने से हो जाएगा, तो आप चिंता ना किया करें। चल ठीक है, चले आगे। चल इसके बाद में बात करें, ये तो थी 10वीं की बात, यानी 10वीं का विद्यार्थी होगा, माध्यमिक स्तर न्यूनतम 14 से याद रखना, एक होगी, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं। अब प्रश्न बनता है उच्च माध्यमिक से, वही बात उच्च माध्यमिक। अब उच्च माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हो आप, यहां आपको क्या याद रखना है, उच्च माध्यमिक स्तर पे ध्यान देना, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी होती है जी, 15 वर्ष। वही बात 15 वर्ष कब पूरी होनी चाहिए, 1 जुलाई को, यानी आप जब प्रवेश लेंगे उस सेशन में 1 जुलाई को आपकी 15 वर्ष पूरी हो जाएगी। अधिकतम इसमें तो होगी सर, कुछ नहीं है, अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं, यानी अधिकतम आयु वो कितनी भी हो सकती है। अब क्या करना पड़ेगा, अब 12वीं में जब एडमिशन ले रहा है तो उसको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, खुल के कक्षा 12वीं में प्रवेश हेतु, कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 10 बोले तो माध्यमिक परीक्षा, या आप कह सकते हैं इसके समतुल्य कोई और परीक्षा, लेकिन समतुल्य तो है, लेकिन मान्यता प्राप्त, बोर्ड से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, बोर्ड से मान्यता प्राप्त माध्यमिक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, माध्यमिक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो। अब प्रश्न फिर बनेगा विषय चुनाव, वहां कितने विषयों में से चुनाव उसने, 17 में से, या 21 में से चुने, विषय चुनाव तो लिख सकते हैं आप 21 विषयों में से, 21 विषयों में से कितने, 5 विषय चुनने होते हैं। सेम वही बात, अधिकतम वो 7 ले सकता है। अब 5 विषयों में आप कहेंगे टोटल विषय कितने, 21। ग्रुप ए में कितने विषय हैं, 4 विषय हैं, 5 7 थे, और ग्रुप बी में कितने विषय हैं, 17 विषय। इसमें से उसे कितने चुनने, तो आपको हो गए सिर्फ 5 विषय चुनने। ठीक है, यहाँ ये भी का कोई सा लफड़ा नहीं, एक 5 है, बाकी 10 विषय चुनने हो, तो ये लिखिएगा 5 विषय चुनने होते हैं, अधिकतम कितने चुनेगा वो, अधिकतम 7। अब इसमें भी आगे अलग अलग क्रम आएंगे, कोई विद्यार्थी जो आराम से करना चाहता है 2 विषय 1 साल कर लिए, 2 विषय 1 साल कर लिए, लेकिन सामान्य उसे 1 वर्ष में पास करने के लिए 5 विषय चुनने होंगे, 5 साल तक परीक्षा दे सकता है वो, कितने साल तक, 5 साल। अब लिखिएगा नेक्स्ट आगे, प्रवेश की मान्यता, भाई विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया, पंजीयन करवा दिया, तो इस पंजीयन की मान्यता कितने वर्षों तक, तो लिखिएगा एक बार
प्रवेश लेने पर, एक बार प्रवेश लेने पर 5 वर्ष तक मन। अब आप कहोगे सर 5 वर्ष पूरे हो जाए, इसके बाद में क्या पुनः प्रवेश ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता? भाई शिक्षा है, ध्यान रहेगा, आराम से करेगा, नोट लगा के। 5 वर्ष पूरे होने के बाद, 5 वर्ष पूरे होने के बाद पुनः प्रवेश ले सकता है। यानी जैसे ही 5 वर्ष हो गए पूरे, इसके बाद में वो पुनः प्रवेश भी ले सकता है। ध्यान दें, एक और नोट लगा के। RSOS 1 वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजन करवाता है। कितनी बार? 2 बार। एक बार तो करवाता है मार्च से मई, और एक बार करवाता है अक्टूबर से नवंबर। यानी एक विद्यार्थी जो है ना, वो विद्यार्थी 5 वर्ष में 9 परीक्षा दे सकता है। नोट लगा दीजिए, विद्यार्थी 5 वर्ष में 9 बार परीक्षा दे सकता है। 9 बार। अब 9 बार क्यों? एक बार में वो अपनी सुविधा अनुसार एक या अधिक विषय चुन सकता है। लिखिएगा नोट लगा के। एक बार में वह अपनी सुविधानुसार एक या अधिक विषय चुन सकता है। यानी एक बार में वो अपनी सुविधा के अनुसार एक या अधिक विषय चुन सकता है। उनका पेपर दे सकता है, आराम से देगा, 5 सब्जेक्ट पास करने, अगली बारी कर लिया, अगली बारी कर लिया, अगली बारी, हाँ ऐसे कर सकता है। ओपन स्कूल है, लिखो, उसके बाद क्या? भाई 9 बार परीक्षा हो रही है ना, मर्जी से देगा आराम से। अरे बाबा लो, डाइट का पार्ट 2 नहीं होगा, हो गया डाइट का 2 पार्ट कल हुआ ना, शीतल कह रही है डाइट का पार्ट 2 नहीं होगा, हो गया ना, कल हो गया, माई मटेरियल में अपलोड भी हो गया है ना, देखना चेक करना, कल हो गया था, और माई मटेरियल में आपको मिल भी जाए डाइट एक डाइट। चले आगे। इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि नोट लगा दीजिए, RSOS में पंजीयन संदर्भ केंद्रों के माध्यम से, संदर्भ केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन होते हैं। संदर्भ केंद्रों के माध्यम से कैसे होता है? तो आपका उत्तर आएगा ऑनलाइन होते हैं। और इसमें सिस्टम क्या है? स्ट्रीम फर्स्ट जो होगी, यहां पे प्रवेश होते हैं मार्च से लेकर अप्रैल मई तक भी हो जाते हैं, और स्ट्रीम जो सेकंड है, इसमें आपके प्रवेश होते हैं अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर। अब सर प्रवेश करवा लिया, इतना ही काम होता है क्या? नहीं, एक बात तो ध्यान दें, राजस्थान के 555, राजस्थान के 555 संदर्भ केंद्रों पर वर्ष में एक बार 15 दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, यानी विद्यार्थी जाके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, संपर्क कार्यक्रम आयोजित होता है, यानी 15 दिन तक एक तरीके से विद्यार्थियों की कक्षाएं जाके वो अपनी समस्या समाधान कर सकता है। ये कार्यक्रम चलता है 25 दिसंबर से सामान्य तक, आगे तो आगे पीछे भी हो सकता है, 8 तक। क्यों होता है? समस्या समाधान। अब इसमें जाने का फायदा क्या होगा? इसमें जाने का फायदा ये होगा, नोट लगा के लिखना, पीसीपी शिविर में उपस्थित रहने वाले, पीसीपी शिविर में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को कुल सैद्धांतिक परीक्षा के 10% अंक सत्रांक के रूप में देय होते हैं। सत्रांक के रूप में क्या होते हैं? देय होते हैं। आगे बात सुनो, पास होने के लिए कितने चाहिए? 33% चाहिए। तो लिखिए, पास हो तो 33% नंबर चाहिए, तब जाके पार पड़ेगी, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी। सैद्धांतिक में लगती है तो प्रायोगिक विषय तो वहां पे अलग चाहिए। उसको जैन सर मैं रानावास से हूं, आपको गवर्नमेंट स्कूल में देखा भी है मैंने, और मेरे घर के पास आपका एक स्टूडेंट रहता है, उसने भी बोला है सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्लास में, यू आर ग्रेट सर। थैंक यू खुशबू जी, आपका प्यार आपका आभार इसी प्रकार बना, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। और ये जान के बहुत खुशी होती है कि स्कूल वाले बच्चे भी आप लोगों को जाके बताते हैं कि सर स्कूल में भी अच्छा पढ़ा। ये भी हो सकता है कि स्कूल में तो अच्छा नहीं पढ़ाए, केवल यही अच्छा पढ़े, है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर आप आए, स्कूल में रहते हैं, जब भी आपका मन करेगी सर से मिलना है आप आए, इसमें कोई शंका शर्म वाली बात नहीं है, अपन वो नहीं है कि ये है वो है, आराम से आओ, सबके लिए द्वार खुले। चले आए, अब देखिएगा इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, चले आगे। अब आप कहेंगे एक कम आती है इसमें, टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ये क्या मामला है?
ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जमा ही होता होगा। अब ये बेसिकली चीज क्या है वो बताऊं मैं आपको। मान लो तो कोई विद्यार्थी है, वो क्या हो गया, वो फेल हो गया 10वीं में, लेकिन भाई साहब उसके 2 विषय में जो नंबर थे वो पास था, तो वो यहां क्या कर सकता हूं, 2 विषयों के नंबर ट्रांसफर करवा सकता है। समझ के बात की बात। तो लिखिए, मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त बोर्ड से, भाई जो फेल होगा वही तो आएगा फिर इधर, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, विद्यार्थी अधिकतम 2 विषयों के अंक टीओसी करवा सकता है जिसमें वह, जिनमें वह उत्तीर्ण था। भाई सारे विषयों में तो फेल नहीं था, मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी है उत्तीर्ण था, मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी वो हिंदी में पास था, अंग्रेजी में पास था, और बाकी फेल हो गया, तो हिंदी अंग्रेजी तो दोबारा नहीं पढ़नी पड़े, उनका पिंडा छूटे, उनके नंबर को क्या कर सकता है, टीओसी करवा सकता है। एक बात ध्यान, आरएसओएस ये तो था सामान्य किसी भी बोर्ड से, आरएसओएस का अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी विद्यार्थी 4 विषयों में टीओसी ले सकता है। कितने विषयों में? 4 विषयों में टीओसी ले सकता है। अब आपको किसी विद्यार्थी को अंक सुधार करने होंगे तो बात टीओसी क्या आ गई, अब लिखिएगा। परीक्षा परिणाम, परीक्षा परिणाम जारी होने के, परीक्षा परिणाम जारी होने के 1 वर्ष के अंदर, परीक्षा परिणाम जारी होने के 1 वर्ष के अंदर अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकता है, अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकता है। एक होता है आंशिक प्रवेश, कोई विद्यार्थी जो पास है, अच्छा है, लेकिन वो एक आधे विषय में और करना चाहता है, उसका भी प्रवेश हो सकता है। किसी एक या किसी एक या अधिक विषय में पढ़ने, देखो किसी का मन पढ़ना चाहता है वो जा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर जो है, इसके प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्रों को मान्यता, भाई राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है, इसके प्रमाण पत्रों को कहां कहां मान्यता है। पहली बात, पहली बात आप कह सकते हैं इसके जो प्रमाण पत्र होंगे उन्हें, ये थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सोसाइटी का जो पंजीकरण है उसके तहत इनको मान्यता है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के संकल्प को मान्यता दी, शायद अब आपको आराम से समझे। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान है अजमेर में, इसके द्वारा मान्यता, इसके द्वारा मान्यता, इसका मतलब राजस्थान में जो आप 10वीं पास करके जो भी काम कर सकते हैं, भर्ती परीक्षाओं को फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, वो सारे कोटा ओपन के लिए भी भर सकते हैं, वो सॉरी राजस्थान स्टेट ओपन वाले भी कर सकते हैं। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा मान्यता, अगर आप कोटा ओपन से करना चाहते हैं तो भी मान्य। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा मान्यता, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग से मान्यता है, जैसे ये राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, वैसे नेशनल जो ओपन स्कूल है वो भी है। इसके बाद कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त, यानी आप किसी भी भर्ती में शामिल होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल से मान्यता है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची से मान्यता है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता है, रेलवे मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता है, यानी रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार का, राजस्थान सरकार के सभी मंत्रालय, इन सब से इसको क्या है मान्यता प्राप्त है, यानी ये सर्टिफिकेट कोई फर्जी नहीं है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से आप आराम से अपने अड़ोस पड़ोस का कोई सा बच्चा, बच्ची, बालिका, बहू, काकी, ताई, कोई जो करना चाहे तो उसका कर सकते, ठीक है, ये लिखिएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सोसाइटी पंजीकरण से मान्यता, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के संकल्प को मान्यता। उसके बाद में आप लिख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा मान्यता, कोटा विश्वविद्यालय जो है उसके द्वारा मान्यता, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा इसको मान्यता दी गई, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग से इसको मान्यता, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो भारत सरकार का है इससे इसको मान्यता प्राप्त है, भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल से मान्यता प्राप्त है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची से मान्यता है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता और रेलवे मंत्रालय भारत सरकार से, ठीक है, आई बात समझ। ठीक, अब इसके बाद में थोड़ी सी बातें इसको लेकर के हो रहा है, वो भी आप लिखिएगा। पुरस्कार, पुरस्कार में लिखिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, यानी कौन कौन से पुरस्कार है वो दिए। पहली बात तो देखो, चाहे कक्षा 10 है चाहे कक्षा 12, दोनों में पुरस्कार तो मिले। इनमें एक बात आप लिख लेना, एकलव्य पुरस्कार, पुरस्कार ये मिलेगा छात्र को, और मीरा पुरस्कार ये मिलेगा छात्र को, मीरा पुरस्कार किसको मिलेगा, छात्र को। आगे बस अभी दोनों स्तर पे दिए जाते हैं, वैसे आप चाहे राज्य स्तर की बात कर लें, राज्य स्तर पर भी दिया जाएगा, इसके बाद में पुरस्कार जिला स्तर पर भी और खंड स्तर पर। अब जो राज्य स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा उसमें प्रथम स्थान पे जो व्यक्ति रहेगा उसको क्या है, प्रथम को मिलेंगे 11,000 और द्वितीय को कितने मिलेंगे, सॉरी प्रथम को मिलेंगे 21 और द्वितीय को मिलेंगे 11,000। बात करें जिला स्तर पे, प्रथम को मिलेंगे 11,000 जो व्यक्ति प्रथम रहेगा विद्यार्थी, और द्वितीय को मिलेंगे 5100, द्वितीय पुरस्कार कितने का मिलेगा 5100। इसके बाद में खंड स्तर पे बात करें तो प्रथम पुरस्कार ये मिलेगा 5100 रुपए का और द्वितीय पुरस्कार ये मिलेगा 2100। एक बात याद रखना, इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 60%, मान लो टोटल 58 तो नहीं मिले तो नोट लगा देना, यह है कक्षा 10 व 12 के
विद्यार्थियों हेतु है। और मेन बात, न्यूनतम अंक 60%, बाकी टॉप को मिलेगा। टीओसी वाले विद्यार्थी पात्र नहीं, पात्र नहीं, यानी जो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट वाले विद्यार्थी हैं वो इसमें पात्र नहीं हो। याद रहेगा, एक बात बोली थी छोटी सी, इसके दो पार्ट नहीं होंगे, एक ही पार्ट पूरा हो जाएगा। देखिएगा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के विभाग या अनुभाग कितने टोटल? 9। जैसे अकादमिक, जैसे परीक्षा, जैसे अकादमिक विभाग, परीक्षा विभाग, प्रकाशन वितरण विभाग, प्रकाशन है वितरण विभाग, जैसे लेखा विभाग, विद्यार्थी सेवा केंद्र विभाग, जैसे प्रशासन विभाग, जैसे मूल्यांकन विभाग, जैसे गोपनीय विभाग, जैसे संस्थापन विभाग। ये 9 विभाग होते हैं इसमें। ये छोटा सा अपना चैप्टर था राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल बोलेगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए विदा।